एग्जाम प्लस चैनल के सभी भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज के हमारे जो स्रोत हैं वो मुख्य रूप से हिंदी शिक्षा शास्त्र या जिसे हम पेडागॉजी कहते हैं उसके नोट्स हैं। हाँ, जो खासकर यूपी टेट और एस टेट जैसी परीक्षाओं के लिए बनाए गए हैं। राइट। हमारे स्रोत की शुरुआत में ही भाषा को लेकर दो बहुत ही बुनियादी शब्दों का जिक्र किया गया है, अर्जन और अधिगम। हाँ, एक्विजिशन और लर्निंग। राइट। भाषा विज्ञान की पूरी नींव इन्हीं दो शब्दों पर टिकी है। अगर हम अर्जन यानी एक्विजिशन की बात करें तो स्रोत के अनुसार यह हमारी मातृभाषा या L1 के लिए होता है। इसे एक प्राकृतिक और अचेतन प्रक्रिया बताया गया है। अचेतन यानी अनकॉन्शियस। हाँ, मतलब बच्चा सिर्फ अपने आसपास के लोगों को सुनता है और भाषा सीख जाता है। इसके लिए किसी स्कूल या ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं होती है ना। बिल्कुल। और यहाँ अचेतन होने का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ ये है कि जब बच्चा भाषा ग्रहण कर रहा होता है तो उसका इरादा भाषा सीखने का नहीं होता। अच्छा, तो वो क्या कर रहा होता है? वो तो बस अपनी माँ से दूध मांग रहा होता है या खिलौने के लिए रो रहा होता है। दिमाग बस बैकग्राउंड में अपना काम कर रहा होता है। ये एक पूरी तरह से अनौपचारिक प्रक्रिया है। घर पर, खेल के मैदान में या बाजार में हर जगह भाषा का अर्जन चल रहा होता है। बच्चे को नहीं पता कि वो व्याकरण के किसी नियम का पालन कर रहा है, लेकिन वो उस नियम को अपने अंदर उतार रहा होता है। वाओ! इसे याद रखने के लिए स्रोत में जो पहली ट्रिक दी गई है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इसे आम की ट्रिक कहा गया है। अच्छा, आम वाली ट्रिक। हाँ, नोट्स इसे कुछ इस तरह समझाते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई एक आम के पेड़ के नीचे बैठा है। हवा चलती है और एक पका हुआ आम अपने आप टूटकर गोद में गिर जाता है। अरे वाह! है ना? इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, पेड़ पर चढ़ना नहीं पड़ा, बस सही वातावरण में होने का फायदा मिल गया और फल मिल गया। स्रोत कहता है कि अर्जन बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सटीक उपमा है। बिना मांगे, बिना मेहनत के, सिर्फ सही माहौल में रहने से जो भाषा मिल जाए वो अर्जन है। और इसी के साथ एक और उदाहरण है, संस्कार। संस्कार भी तो ऐसे ही आते हैं। एग्जैक्टली। जैसे घर में बड़ों को देखकर संस्कार अचेतन रूप से अपने आप आ जाते हैं, वैसे ही मातृभाषा भी अपने आप आ जाती है। ये उपमा इस प्रक्रिया के तंत्र को बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है। पेड़ के नीचे बैठने का मतलब है उस भाषाई वातावरण में मौजूद रहना। अब इसके ठीक विपरीत जो दूसरी प्रक्रिया है वो है अधिगम यानी लर्निंग, जिसमें मेहनत लगती है। हाँ, अधिगम का अर्थ है सचेत होकर सीखना, मतलब कॉन्शियस एफर्ट लगाना। ये पूरी तरह से औपचारिक होता है। इसके लिए स्कूल जाना पड़ता है, एक शिक्षक की जरूरत होती है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं और व्याकरण के नियम रटने पड़ते हैं। तो ये मातृभाषा के लिए नहीं होता? नहीं, ये मुख्य रूप से द्वितीय भाषा यानी L2 के लिए होता है। जैसे अगर कोई हिंदी बोलने वाला बच्चा स्कूल जाकर अंग्रेजी या फ्रेंच सीखता है तो वो अर्जन नहीं कर रहा है, वो अधिगम कर रहा है। बिल्कुल। यहाँ दिमाग को बहुत सक्रिय रूप से मेहनत करनी पड़ती है। और इसके लिए हमारे स्रोत में जो ट्रिक दी गई है वो है लकड़ी की ट्रिक। लकड़ी? हाँ, मतलब आम तो खुद गिर गया था, लेकिन लकड़ी पाने के लिए कुल्हाड़ी उठानी पड़ेगी, पेड़ काटना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाकर लकड़ी मिलेगी। बहुत सही। और जैसे संस्कार अपने आप मिल जाते हैं, वैसे शिक्षा अपने आप नहीं मिलती। शिक्षा के लिए फीस भरनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो जो मांगना या कमाना पड़े वो अधिगम है। मुझे एक विचार आ रहा है। बताइए। क्या हम इसे आधुनिक तकनीकी की भाषा में इस तरह से देख सकते हैं कि अर्जन हमारे दिमाग का एक डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जन्म लेते ही बैकग्राउंड में अपने आप डाउनलोड और इंस्टॉल होने लगता है? हाँ, बिल्कुल। और अधिगम एक ऐसा भारी भरकम सॉफ्टवेयर है जिसे हमें मैनुअल पढ़कर एक एक स्टेप फॉलो करके खुद इंस्टॉल करना पड़ता है। ये एक बहुत ही सटीक तकनीकी रूपक है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्राकृतिक रूप से हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कैसे प्रोसेस कर रहा है। राइट। लेकिन जब कोई नया सॉफ्टवेयर जैसे कोई वीडियो एडिटिंग टूल इंस्टॉल किया जाता है तो उसके नियम, उसके शॉर्टकट्स सब कुछ ध्यान में रखकर सीखना पड़ता है। अधिगम में यही होता है। और जैसा कि हमने पहले कहा, आप एक स्पष्ट और सरल तरीके से पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, तो आपको ये अंतर समझना इसीलिए जरूरी है। क्योंकि जब एक शिक्षक बच्चे को उसकी मातृभाषा में कुछ समझाता है तो वो उस डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा होता है जो बहुत तेज और स्वाभाविक है। तो अगर अर्जुन एक डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? ये सिस्टम दिमाग में आया कहाँ से? अगर ये इतना ही स्वाभाविक है और बिना किसी मेहनत के काम करता है
तो हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या फिट है जो इसे संभव बनाता है? मतलब जानवर भी तो उसी माहौल में रहते हैं ना। हाँ, कुत्ते बिल्लियाँ भी तो हमारी बातें सुनते हैं। एग्जैक्टली कुत्ते बिल्लियां भी घरों में रहते हैं, लेकिन वो तो इंसानी भाषा नहीं सीख पाते। तो इंसान के दिमाग में ऐसा क्या खास है? इसी सवाल ने 20वीं सदी के मध्य में मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी। अच्छा। और इस क्रांति का चेहरा थे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और भाषाविद नोम चॉम्स्की। चॉम्स्की ने उस समय की पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। क्या कहा था उन्होंने? उनका सिद्धांत कहता है कि बच्चों में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, इनेट होती है। इसका मतलब है कि इंसान का बच्चा एक कोरी स्लेट या खाली हार्ड ड्राइव लेकर पैदा नहीं होता। वाह, ये सच में एक बहुत बड़ा दावा है। हमारे स्रोत में भी बताया गया है कि चॉम्स्की के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क में एक भाषा अर्जन यंत्र या LAD सक्रिय होता है। हाँ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। राइट। अब इसे सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग में कोई माइक्रोचिप या कोई भौतिक हार्डवेयर फिट है। क्या सच में ऐसा कोई यंत्र होता है? नहीं, इसे एक भौतिक यंत्र की तरह नहीं देखा जाना चाहिए जिसका कोई सर्जन ऑपरेशन करके पता लगा सके। तो फिर ये क्या है? LAD दरअसल दिमाग की उस जन्मजात जैविक वास्तुकला का नाम है जो हमें मानव भाषा के जटिल नियमों को डिकोड करने में मदद करती है। तो जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्रोत में जो एग्जाम प्लस ट्रिक दी गई है वो अब जाकर पूरी तरह से समझ आ रही है। कौन सी ट्रिक? ट्रिक है चॉम्स्की इक्वल टू चमत्कार। अरे वाह। स्रोत कहता है कि चॉम्स्की मानते हैं कि बच्चा बिना व्याकरण पढ़े शुद्ध वाक्य बोल रहा है तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये बच्चे के दिमाग का एक जन्मजात चमत्कार है। तो परीक्षा में जहां भी जन्मजात क्षमता या चमत्कार जैसी बात आए हैं वहां चॉम्स्की का नाम आना तय है। बिल्कुल। इस ट्रिक के पीछे का विज्ञान यही है कि चॉम्स्की ने भाषा को समाज या बाहर की चीज मानने के बजाय उसे इंसान की बायोलॉजी का हिस्सा बना दिया। जैसे हमारे अंदर चलने या देखने की जन्मजात क्षमता होती है, वैसे ही भाषा की भी है। यह सिद्धांत सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन मैं यहाँ आपसे थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा, क्यों? मुझे चॉम्स्की का यह सिद्धांत पूरी तरह से हजम नहीं हो रहा। अगर सब कुछ जन्मजात है, LAD पहले से सेट है और सारे खांचे दिमाग में बने हुए हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि भारत में पैदा हुआ बच्चा हिंदी बोलता है और जापान में पैदा हुआ बच्चा जापानी? बहुत सही पॉइंट है। अगर हार्डवेयर अंदर से आया है तो आउटपुट अलग अलग क्यों है? अगर ये सिर्फ जीव विज्ञान का हिस्सा है तो बाहरी माहौल, हमारे माता पिता और हमारे समाज का क्या काम है इसमें? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और विज्ञान में कोई भी एक सिद्धांत अंतिम सत्य तो होता नहीं है। राइट। चॉम्स्की ने ये तो समझा दिया कि दिमाग के अंदर एक क्षमता है, लेकिन वो क्षमता बाहरी दुनिया के बिना सक्रिय नहीं हो सकती। और यहीं पर मनोविज्ञान के दो अन्य बहुत बड़े नाम सामने आते हैं, BF स्किनर और लेव वाइगोत्स्की। अच्छा, इन दोनों का क्या कहना था? ये दोनों ही मनोवैज्ञानिक बाहरी दुनिया और समाज के प्रभाव को समझाते हैं, लेकिन दोनों के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो पहले स्किनर की बात करते हैं। उनका क्या अप्रोच था? स्किनर का संबंध मनोविज्ञान की उस शाखा से है जिसे व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म कहा जाता है। स्किनर का मानना था कि भाषा के लिए किसी जन्मजात चमत्कार की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे सीखते हैं? उनके अनुसार भाषा पूरी तरह से अनुकरण यानी इमिटेशन और पुनर्बलन यानी शाबाशी या प्रोत्साहन से सीखी जाती है। स्किनर मानते थे कि इंसान का व्यवहार, चाहे वो भाषा हो या कुछ और, उसके परिणामों से तय होता है। इसे थोड़ा और व्यवहारिक तरीके से समझते हैं। स्रोत में स्किनर को याद रखने के लिए एक सर्कस की ट्रिक दी गई है। सर्कस वाली ट्रिक ये कैसे काम करती है? उसमें लिखा है कि जैसे सर्कस में एक शेर या भालू स्टूल पर बैठना कैसे सीखता है, वो नकल करता है और जब वो सही करता है तो रिंग मास्टर उसे खाने के लिए कुछ देता है, यानी इनाम का लालच। जब उसे इनाम मिलता है तो वो उस व्यवहार को दोहराता है। क्या स्किनर सच में मानते थे कि इंसान भी इसी तरह काम करता है? स्किनर का जो ये पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत है, उसे केवल सर्कस के जानवरों तक सीमित रखना उनके काम के साथ थोड़ा अन्याय होगा। अच्छा। हाँ, इसे इंसानी बच्चों के संदर्भ में देखें। जब एक छोटा बच्चा पहली बार कुछ भी अनशंट आवाज निकालता है, मान लीजिए उसने कहा पापा पा, तो घर वाले तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। हाँ, सब खुश हो जाते हैं। बिल्कुल, वे खुशी से उछल पड़ते हैं, ताली बजाते हैं, बच्चे को चूमते हैं और बच्चे को लगता है कि उसने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया है। एग्जैक्टली। बच्चे के लिए वो ताली और वो खुशी एक पुनर्बलन या इनाम का काम करती है।
बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये खास तरह की ध्वनि निकालने से मुझे प्यार और अटेंशन मिलता है। तो वो बार बार वही ध्वनि निकालता है। हाँ, इसलिए वो उसे दोहराता है। माता पिता धीरे धीरे उस ध्वनि को सुधारते हैं और बच्चा इनाम के लालच में सही शब्द बोलना सीख जाता है। अगर आप इसे वयस्कों के जीवन में भी देखें ना, तो सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स भी इसी पुनर्बलन का काम करते हैं। ओहो, ये तो सच बात है। हम वही तस्वीरें या बातें पोस्ट करते हैं जिन पर हमें ज्यादा लाइक्स रूपी इनाम मिलता है। ये तो बहुत ही डरावना और दिलचस्प दोनों है। मतलब हम जाने अनजाने में स्किनर के नियमों से बंधे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या पेच है? मुझे लगता है कि इंसान सिर्फ इनाम और सजा के आधार पर काम करने वाली कोई मशीन तो है नहीं। अगर बच्चा सिर्फ ताली बजवाने के लिए बोलता है तो वो उन शब्दों को कैसे सीख लेता है जिन पर उसे कभी कोई शाबाशी नहीं मिले। जैसे कि बच्चे तो अक्सर गालियां या बुरी बातें भी सीख जाते हैं जिन पर उन्हें डांट पड़ती है। ताली तो कोई नहीं बजाता। तो क्या भाषा सिर्फ इनाम के लिए बोली जाती है? बहुत ही शानदार सवाल। और आपकी इसी शंका का समाधान करने के लिए लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत आता है। अच्छा, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की स्किनर के इस व्यवहारवाद से सहमत नहीं थे। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, सोशियो कल्चरल थ्योरी। उनका मानना था कि भाषा सिर्फ ताली बजवाने या इनाम पाने की कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। तो फिर क्या है? ये सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरैक्शन का एक बहुत ही जीवंत और गतिशील परिणाम है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये सामाजिक अंतःक्रिया काम कैसे करती है? वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चा एक शून्य या आइसोलेशन में बड़ा नहीं होता, वो एक समाज का हिस्सा होता है। भाषा कोई ऐसा टूल नहीं है जैसे वो अकेले बैठकर सीखता है, बल्कि भाषा समाज के साथ जुड़ने, अपनी जरूरतें बताने और दूसरों को समझने की जद्दोजहद के दौरान खुद ब खुद विकसित होती है। वाइगोत्स्की ने एक बहुत महत्वपूर्ण विचार दिया था जिसे पाड़ या मचान कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। मचान, जैसे इमारत बनाते समय जो बांस का ढांचा खड़ा किया जाता है सपोर्ट के लिए। एकदम सही। जब कोई माता पिता बच्चे से बात कर रहे होते हैं तो वो अचेतन रूप से बच्चे के लिए भाषा का एक मचान तैयार करते हैं। वो कैसे? अगर बच्चा किसी चीज की तरफ इशारा करके कुछ टूटे फूटे शब्द बोलता है तो माता पिता उसकी बात को पूरा करके बोलते हैं, अच्छा तुम्हें वो लाल वाली गेंद चाहिए। यहाँ माता पिता बच्चे को सिर्फ इनाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो उसे एक सामाजिक ढांचे के जरिए भाषा के अगले स्तर तक खींच रहे हैं। वाओ, ये तो बहुत ही गहरी बात है। हाँ, समाज और संस्कृति मिलकर बच्चे की भाषा को आकार देते हैं। इस बात को दिमाग में बिठाने के लिए स्रोत में जो ट्रिक दी गई है वो भी पूरी तरह से इसी विचार पर आधारित है। वाराणसी की ट्रिक। वाराणसी की ट्रिक? हाँ, वाराणसी भारत में समाज, संस्कृति और लोगों के आपस में घुलने मिलने का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक केंद्र है। तो जो लोग परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए स्रोत का साफ निर्देश है कि जहां भी प्रश्न पत्र में समाज, संस्कृति या अंतःक्रिया जैसे शब्द दिखें तो तुरंत वाराणसी याद आना चाहिए, जिसका सीधा मतलब है लेव वाइगोत्स्की। ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है याद रखने के लिए, है ना? तो अगर हम इसे समेटें, चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा दिमाग का जन्मजात चमत्कार है। स्किनर कहते हैं कि ये इनाम और नकल का सर्कस है, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये समाज और संस्कृति का वाराणसी है। ये वर्गीकरण उन शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही स्पष्ट है जिन्हें इन अलग अलग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों के बीच का अंतर समझना है। हर सिद्धांत भाषा सीखने की प्रक्रिया के एक अलग हिस्से पर रोशनी डालता है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि हमारे अंदर एक मशीन या क्षमता है और बाहर एक समाज है जो उस क्षमता को शब्दों से भर रहा है। समाज हमें हर चीज का नाम बता रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये एक और बहुत गहरा सवाल पैदा होता है जिस पर सोचना जरूरी है। समाज ने हमें शब्द तो दे दिए, जैसे किसी गोल और लुढ़कने वाली चीज को गेंद कहना सिखा दिया। हाँ। लेकिन क्या वो शब्द सीखने से पहले हमारे दिमाग में उस गेंद के बारे में कोई सोच या कोई समझ होती है? विचार और भाषा के बीच जो दौड़ है उसमें पहले कौन आया? क्या हम शब्दों में सोचते हैं या हमारी सोच पहले जन्म लेती है और शब्द बाद में आते हैं? ये मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र के सबसे क्लासिक और पुराने विवादों में से एक है, और यहाँ पर हमारे स्रोत में एंट्री होती है स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे की। पियाजे का क्या कहना था? पियाजे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उनका सिद्धांत बहुत स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देता है कि विचार भाषा से पहले आता है। विचार पहले आता है? इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए कि असल में कैसे होता है। पियाजे का तर्क है कि एक बच्चा भाषा बोलने से बहुत पहले
इस दुनिया के भौतिक नियमों को समझना शुरू कर देता है। वो अपने आसपास की चीजों को देखता है, उन्हें छूता है, मुंह में डालता है और महसूस करता है। हाँ, बच्चे तो हर चीज मुंह में डालते हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए एक बच्चा किसी गेंद के साथ खेल रहा है। वो देखता है कि ये चीज गोल है, इसे धक्का देने पर ये दूर तक लुढ़कती है, इसे दीवार पर मारने से ये वापस उछलती है। उसने गेंद के गुणों और प्रकृति को बिना किसी शब्द के समझ लिया है। अच्छा, मतलब बिना नाम जाने। हाँ, ये जो समझ विकसित हुई है यही विचार या कॉन्सेप्ट है। मतलब बच्चा बिना नाम जाने भी उस चीज को पहचानता है। एकदम सही। जब ये विचार उसके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाता है, उसके बाद समाज या माता पिता आकर उस विचार पर एक लेबल चिपका देते हैं। वे कहते हैं इस लुढ़कने वाले गोल चीज को गेंद या बॉल कहते हैं। अच्छा, तो लेबल बाद में लगता है। हाँ, पियाजे का मानना है कि अगर बच्चे के अंदर वो विचार या समझ विकसित ही नहीं हुई है तो उसे 1000 बार गेंद शब्द रटवा दिया जाए, उसके लिए उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का सिर्फ एक माध्यम है। भाषा विचारों को पैदा नहीं करती, बल्कि विचार भाषा को जन्म देते हैं। वाह! और यहाँ पर आज के स्रोत की सबसे मजेदार और याद रह जाने वाली ट्रिक आती है, पनीर वाली ट्रिक। पनीर वाली ट्रिक? ये तो सुनने में ही मजेदार लग रही है। बहुत मजेदार है। शिक्षक भर्ती की ये नोट्स कहते हैं कि पनीर बनाने के लिए पहले दूध का होना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, बिना दूध के पनीर बन ही नहीं सकता। उसी तरह पियाजे के सिद्धांत को समझने के लिए याद रखें कि पहले विचार आता है, यानी दूध, और उसके बाद उस विचार से भाषा बनती है, यानी पनीर। अरे वाह, क्या उपमा है ना? ये उपमा इतनी सटीक है कि ये जटिल संज्ञानात्मक मनोविज्ञान को रसोई घर की भाषा में समझा देती है। पियाजे का मतलब है दूध से पनीर बनाना, यानी विचार से भाषा बनाना। और ये समझना सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप एक स्पष्ट और सरल तरीके से पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। वो कैसे? अगर एक शिक्षक ये समझता है कि बच्चे को पहले दूध यानी विचार चाहिए, तो वो क्लासरूम में बच्चे को सीधे रट्टा मारने के लिए पनीर नहीं थमाएगा। वो उसे अनुभव देगा। बिल्कुल, वो बच्चे को चीजें दिखाएगा, उसे प्रयोग करने देगा, उसे सोचने पर मजबूर करेगा। जब विचार मजबूत होगा तो भाषा अपने आप निखर कर आ जाएगी। बहुत खूब। हमारे पास जो स्रोत हैं वो यूपीटीईटी 2026 के लिए हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी पेडागॉजी। हाँ, पेडागॉजी के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित हैं। हमारे पास एक ऐसी अद्भुत अध्ययन सामग्री है जो भाषा सीखने के 9 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को न केवल समझाती है, बल्कि उन्हें आसानी से याद रखने के लिए कुछ एग्जाम्पलर ट्रिक और बहुत ही रोचक मंत्र भी देती है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से लिखे गए हैं। बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए दुनिया में मौजूद हर आवाज, हर शब्द सिर्फ एक शोर है। बस एक शोर है, हवा में गूंजती हुई कुछ आवृत्तियां। तो सवाल यह है कि वो उस शोर में से अर्थ कैसे निकालता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि शैशवावस्था में बच्चा अमूर्त शब्दों को, मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीजों को बिल्कुल नहीं समझता। हाँ, क्योंकि अमूर्त सोच मस्तिष्क के विकास के बहुत बाद के चरण में आती है। अगर मैं इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊं तो एक छोटे बच्चे के लिए सेब शब्द का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। कोई तस्वीर नहीं बनती दिमाग में। बिल्कुल नहीं। आप उसे दिन भर सेब 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 बोलते रहें, उसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। जब तक वो असली सेब नहीं देखता, उसे छूता नहीं है और उसी समय वो सेब ध्वनि नहीं सुनता, तब तक वो शब्द बेकार है। एकदम बेकार है। और यहीं पर हमारे स्रोत की एक बहुत ही शानदार ट्रिक सामने आती है। इसे उन्होंने अनुबंधन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन कहा है। जी। और मजेदार बात यह है कि इसे याद रखने के लिए स्रोत ने इसे फेविकोल ट्रिक का नाम दिया है। अरे वाह, फेविकोल ट्रिक। हाँ, इसका मंत्र है नाम प्लस सामान बराबर पक्का ज्ञान। ये कितना सटीक और स्पष्ट है। बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। जैसे फेविकॉल लकड़ी के 2 अलग अलग टुकड़ों को हमेशा के लिए जोड़ देता है, वैसे ही एक शिक्षक या माता पिता को उस ध्वनि को, मतलब नाम को, असली वस्तु के साथ जोड़ना होता है। ये वास्तव में न्यूरोसाइंस का एक बहुत ही सटीक सरलीकरण है। देखिए, जब ध्वनि और दृश्य दोनों एक साथ बच्चे के मस्तिष्क में जाते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच एक मजबूत भौतिक कनेक्शन बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। हाँ, इसे हम न्यूरल पाथवे कहते हैं। जब ये फेविकोल वाला जोड़ बन जाता है तो अगली बार जब बच्चा सेब देखता है तो उसका दिमाग तुरंत वो शब्द याद दिला देता है। समझ गया। भाषा की पूरी इमारत इसी अनुबंधन की नींव पर खड़ी होती है।
चीजों को आपस में जोड़ना ही सबसे स्पष्ट तरीका है पढ़ाने का। ठीक है, तो बच्चे ने वस्तुओं और शब्दों को जोड़ना शुरू कर दिया। अब वो बोलना कैसे शुरू करता है? ये हमारा दूसरा कदम है। हाँ, हमारे नोट्स के अनुसार इसके बाद अनुकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन काम करता है। हाँ, बच्चा अपने आसपास के लोगों, परिवार और शिक्षकों की उनकी भाषा की हूबहू नकल करता है। स्रोत ने इसके लिए बहुत ही सिंपल फोटोकॉपी मशीन की एनालॉजी दी है। फोटोकॉपी मशीन, ये तो बहुत ही कैची नाम है। और इसका मंत्र है, जैसा टीचर बोलेगा बच्चा वैसा छापेगा। बिल्कुल। मतलब अगर टीचर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और उसका उच्चारण गलत है तो हर कॉपी पर वो खरोच या गलती छपेगी। एकदम सही, क्योंकि बच्चा इस उम्र में सही और गलत के बीच फिल्टर नहीं लगा सकता। वो बस डेटा को प्रोसेस कर रहा है और उसे वापस दोहरा रहा है, बिना कुछ सोचे समझे। हाँ, अगर आप बच्चे के सामने श और स के उच्चारण में फर्क नहीं करेंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। उसे लगता है कि भाषा का यही सही मॉडल है। अगर शुरुआती डेटा ही खराब होगा तो बच्चे के दिमाग में जो नियम बनेंगे वे भी गलत होंगे। ये तो सच में सोचने वाली बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चे केवल तभी सीख रहे होते हैं जब हम बाकायदा उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में वे लगातार हमें स्कैन कर रहे हैं। हाँ, हमारी भाषा, हमारा लहजा, हमारा पॉज लेने का तरीका, वे सब कुछ सोख रहे हैं। तो चलिए इस यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलिए। बच्चे ने शब्द सुन लिए, चीजों के साथ जोड़ लिए और नकल करना भी शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन हम सभी जानते हैं कि किसी भाषा को सुनकर समझना एक बात है और उसे धारा प्रवाह बोलना, मतलब फ्लुएंटली बोलना, बिल्कुल अलग बात है। बहुत अलग बात है। अगर कोई बच्चा बहुत शर्मीला है तो वो बस सुनकर ही काम चला लेगा। उसे बोलने के लिए या सुधार करने के लिए कैसे तैयार किया जाए? और यहीं पर सबसे बड़ी बाधा आती है। अगर हम इसे एक सरल शिक्षक के नजरिए से देखें तो भाषा केवल ज्ञान या जानकारी नहीं है जिसे दिमाग में स्टोर कर लिया जाए। तो फिर क्या है? यह एक मोटर कौशल भी है, मतलब मोटर स्किल। यह बिल्कुल तैरने, साइकिल चलाने या गिटार बजाने जैसा है। गिटार बजाने जैसा? कैसे? क्योंकि बोलते समय आपको अपने जबड़े, होठ, जीभ और गले की मांसपेशियों को एक बहुत ही खास तरीके से हिलाना होता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और किसी भी अन्य कौशल की तरह यह तभी आता है जब आप इसे बार बार करते हैं। आपके मुंह की मांसपेशियों को उन ध्वनियों को उत्पन्न करने की मसल मेमोरी बनानी पड़ती है। मसल मेमोरी। और यह बात हमें सीधे उस सिद्धांत पर ले आती है जिसे थॉर्नडाइक ने अभ्यास का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस कहा है। जी, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, बिल्कुल। यहाँ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक का जिक्र है, जिन्होंने बताया था कि पुनरावृत्ति यानी रेपिटिशन किसी भी सीखी हुई चीज को स्थायी बनाती है। एकदम सही। स्रोत की भाषा में कहें तो इसकी ट्रिक बहुत ही स्पष्ट है। रास्ते का निशान और मंत्र है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। बहुत ही सटीक मंत्र है। इसका मतलब यह है कि जैसे घास के मैदान पर बार बार एक ही जगह चलने से एक पक्का रास्ता बन जाता है, वैसे ही बार बार अभ्यास करने से भाषा दिमाग में पक्की हो जाती है। बिना इच्छा के किया गया अभ्यास यांत्रिक यानी मैकेनिकल हो जाता है। मस्तिष्क हमेशा अपनी ऊर्जा बचाना चाहता है। वह बिना किसी कारण के बार बार ऊर्जा क्यों खर्च करेगा? उसे कोई ऐसा कारण चाहिए जो उसे खुशी दे, उसे कोई रिवॉर्ड चाहिए, कोई इनाम। क्या बात है। और यही हमारे स्रोत का अगला बड़ा बिंदु है, रुचि एवं प्रेरणा का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। जी। यदि छात्र की रुचि नहीं है तो सीखना असंभव है। स्रोत बहुत ही साफ शब्दों में सलाह देता है कि शिक्षक को TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कहानियों और खेलों का उपयोग करके पढ़ाई को रोचक बनाना चाहिए। बिल्कुल। व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो यांत्रिक अभ्यास और मनोवैज्ञानिक प्रेरणा के बीच संतुलन बनाना ही सबसे जरूरी है। यह मैग्नेट ट्रिक बहुत गहरी बात है। जब बच्चे को मजा आता है तो उसके मस्तिष्क में डोपामाइन नाम का रसायन रिलीज होता है। डोपामाइन, खुशी वाला केमिकल। हाँ, यह डोपामाइन बच्चे को उत्साहित करता है और उसके ध्यान को केंद्रित करता है। शिक्षक को वह चुंबक बनना पड़ता है जो बच्चे के ध्यान को अपनी ओर खींच कर रखे, ताकि बच्चा बोर ना हो, ताकि बच्चा बिना बोर हुए या बिना थके उस घास के मैदान पर बार बार चल सके। प्रेरणा वो ईंधन है जो अभ्यास की गाड़ी को चलाता है। तो अब हमारे पास एक प्रेरित बच्चा है जो अभ्यास करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। लेकिन कक्षा में बच्चे की असली भूमिका क्या होगी? क्या वो बस अपनी बेंच पर चुपचाप बैठकर शिक्षक रूपी चुंबक का तमाशा देखता रहेगा? नए परिदृश्य में ले जाता है। जी, क्योंकि पारंपरिक रूप से कक्षाओं को एक ऐसी जगह माना जाता था जहां शिक्षक बोलता है और बच्चे चुपचाप सुनते हैं।
बस एक तरफा बातचीत। बिल्कुल। लेकिन स्रोत में जो सिद्धांत दिया गया है वो इसके एकदम विपरीत है। इसे क्रियाशीलता का सिद्धांत या लर्निंग बाय डूइंग कहा गया है। यानी करके सीखना। हाँ, इसका मतलब है छात्रों को प्रश्न पूछने, चर्चा करने और गतिविधियों में सक्रिय रखना। इसे बड़ी मजेदार खिलाड़ी ट्रिक के रूप में समझाया गया है। मंत्र है, हाथ पैर चलेंगे तो दिमाग खुलेगा। बहुत बढ़िया। मतलब बच्चे को कक्षा में मूर्ति बनाकर नहीं रखना है, उसे मैदान का खिलाड़ी बनाना है। और इसके पीछे बहुत ही ठोस न्यूरोबायोलॉजिकल कारण है। मैं इसे थोड़ा सरल करके बताती हूँ। जी बताइए। जब एक बच्चा केवल चुपचाप सुनता है तो उसके मस्तिष्क का केवल एक छोटा सा हिस्सा सक्रिय होता है, लेकिन जब वो खड़ा होता है, हाँ, जब वो हाथ पैर चलाता है, हाँ, जब हाथ से किसी चीज को छूता है, कोई गतिविधि करता है या चर्चा में भाग लेता है, तो मस्तिष्क के कई अलग अलग हिस्से जैसे मोटर कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स और लैंग्वेज सेंटर सब एक साथ फायर करने लगते हैं। अरे वाह, सब एक साथ काम करते हैं। ये मस्तिष्क के लिए एक फुल बॉडी वर्कआउट जैसा है। जब बच्चा मूर्ति की जगह खिलाड़ी बनता है तो सीखने की क्षमता कई गुना तेज हो जाती है। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। कैसे? क्योंकि इसी से जुड़ा अगला सिद्धांत है बाल केंद्रितता का सिद्धांत, यानी चाइल्ड सेंटर्डनेस। बहुत ही अहम सिद्धांत है ये। स्रोत की ट्रिक इसे वीआईपी गेस्ट कहती है, और मंत्र सुनिए, बच्चा ही भगवान है। यहाँ ये तो बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। मतलब शिक्षण का केंद्र पाठ्यपुस्तक या शिक्षक नहीं, बल्कि बच्चा होना चाहिए। क्लास की पूरी प्लानिंग बच्चे की पसंद, उसकी उम्र और उसकी क्षमता के हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल। जरा कल्पना कीजिए, एक 5 साल के बच्चे को वीआईपी गेस्ट की तरह माना जा रहा है। अगर हम कुछ दशक पीछे जाएं तो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में किताब या सिलेबस ही वीआईपी हुआ करता था। हाँ, किताब ही सब कुछ थी। शिक्षक उस किताब का रक्षक होता था और बच्चे का एकमात्र काम था चुपचाप उस ज्ञान को अपने दिमाग में भरना, भले ही उसे समझ आए या नहीं। लेकिन ये वीआईपी वाला सिद्धांत पारंपरिक शिक्षा से कितना बड़ा बदलाव है। ये एक बहुत ही आवश्यक बदलाव था। जब पारंपरिक कक्षाओं में पिन ड्रॉप साइलेंस की मांग की जाती थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दी। हाँ, तो असल में वो बच्चों में डर पैदा करता था। और जब एक बच्चा डरता है या दबाव महसूस करता है तो उसके शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। कोर्टिसोल। ये हार्मोन मस्तिष्क को सर्वाइवल मोड में डाल देता है, मतलब बचने की स्थिति में। और इस स्थिति में मस्तिष्क सीखने वाले हिस्सों को पूरी तरह से शट डाउन कर देता है। वाओ, मतलब अगर बच्चा डरा हुआ है तो वो जैविक रूप से कुछ सीख ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। उसका दिमाग जानकारी को प्रोसेस करने के बजाय खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए जब हम बच्चे को वीआईपी गेस्ट की तरह मानते हैं, जहां उसकी आवाज का महत्व है, जहां उसकी गलतियों पर उसे डांटा नहीं जाता, तो उसका तनाव कम होता है। सुरक्षित महसूस करने वाला मस्तिष्क ही नए विचारों को ग्रहण कर सकता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है, लेकिन अब एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। वो क्या? मान लीजिए एक कक्षा में 30 बच्चे हैं। ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार वे 30 के 30 वीआईपी गेस्ट हैं। हम जानते हैं कि हर वीआईपी गेस्ट की जरूरतें, पसंद और नखरे अलग अलग होते हैं। बिल्कुल होते हैं। कोई बच्चा कहानी सुनकर जल्दी सीखता है, कोई चित्र देखकर और कोई खेल खेल में। एक अकेला शिक्षक इन 30 अलग अलग जरूरतों को एक ही समय में कैसे पूरा कर सकता है? ये तो अराजकता हो जाएगी, मतलब पूरा केओस हो जाएगा। ये किसी भी शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है, और यहीं पर हमारे अगले सिद्धांत प्रवेश करते हैं। हाँ, स्रोत ने इसे व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नाम दिया है। जी। इसकी ट्रिक मुझे बहुत पसंद आई। अलग ताला अलग चाबी। और मंत्र है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत ही स्पष्ट मंत्र है। आप एक ही तरीके से सबको नहीं हाँक सकते। हर बच्चे के सीखने की गति अलग होती है। हर बच्चे का दिमाग एक अलग ताले की तरह है, जिससे खोलने के लिए एक विशिष्ट चाबी की आवश्यकता होती है। एकदम सही। अगर मैं अपनी तरफ से एक सरल सी एनालॉजी दूं तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक मैराथन दौड़ने वाले एथलीट, एक बॉडी बिल्डर और एक शतरंज खेलने वाले को एक ही डाइट प्लान दे दें। हाँ। और फिर गुस्सा करें कि उन तीनों का प्रदर्शन अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर एक बच्चा विजुअल लर्नर है, मतलब देखकर सीखने वाला है, और शिक्षक पूरी क्लास में सिर्फ लेक्चर दे रहा है, सिर्फ ऑडियो, हाँ, तो उस बच्चे के लिए वो क्लास किसी विदेशी भाषा की फिल्म बिना सबटाइटल्स के देखने जैसी होगी। बिल्कुल बाउंस कर जाएगी। एक स्पष्ट और अच्छा शिक्षक इस बात को समझता है कि उसे अपनी कक्षा में अलग अलग चाबियों का इस्तेमाल करना है। कभी कहानी, कभी चित्र, कभी कोई प्रोजेक्ट।
और इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक और सिद्धांत है, जिसे जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या लिंकिंग विद लाइफ कहा गया है। स्रोत की ट्रिक है घर से स्कूल तक, और मंत्र है कि किताब को बस्ते से निकालो, दुनिया से मिलाओ। बहुत खूब। इसका अर्थ यह है कि भाषा को वास्तविक जीवन और परिवेश से जोड़ना चाहिए। जो बच्चा अपने घर में देखता है उसे क्लास की पढ़ाई से जोड़ा जाना चाहिए। ये हमें वापस हमारे सबसे पहले सिद्धांत अनुबंधन मतलब एसोसिएशन की ओर ले जाता है। नया ज्ञान हमेशा पुराने ज्ञान की नींव पर ही टिका होता है। राइट। अगर आप बच्चे को किसी ऐसे जानवर के बारे में पढ़ा रहे हैं जो उसने कभी देखा ही नहीं, तो वो उसे सिर्फ रटेगा। लेकिन अगर आप उस जानवर की तुलना उसके घर के आसपास घूमने वाले किसी जानवर से कर देंगे तो तुरंत समझ जाएगा। हाँ, उसके दिमाग में तुरंत वो फेविकॉल वाला जोड़ बन जाएगा। संदर्भ के बिना मतलब बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई भी जानकारी मस्तिष्क में लंबे समय तक नहीं टिकती है। ये सब कुछ बहुत तार्किक है, बहुत लॉजिकल है, लेकिन ये हमें एक अंतिम और बहुत ही अहम सवाल पर ले आता है। कौन सा सवाल? एक शिक्षक के पास 30 अलग अलग ताले हैं, वो उन्हें वास्तविक जीवन के अलग अलग उदाहरण दे रहा है, वो उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है और उन्हें कक्षा में उछल कूद करने की आजादी भी दे रहा है। हाँ। ऐसे में ये कैसे सुनिश्चित होगा कि क्लास किसी दिशाहीन मेले में ना बदल जाए? उन सभी को एक निश्चित मंजिल तक कैसे पहुंचाया जाए? ये दिशाहीन मेला न बने, इसके लिए शिक्षण के पास एक मजबूत लंगर होना चाहिए, एक फोकस होना चाहिए। और वो लंगर है हमारा आखिरी सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, यानी डेफिनेट एम। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार प्रत्येक पाठ या क्लास का एक स्पष्ट भाषाई उद्देश्य होना चाहिए। और मुझे इसकी एनालॉजी सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगी। क्या है वो एनालॉजी? इसे गूगल मैप्स ट्रिक कहा गया है। मंत्र है, बिना मंजिल के सफर बेकार। अरे वाह, गूगल मैप्स ट्रिक। मुझे ये एनालॉजी बहुत पसंद आई। क्लास शुरू करने से पहले शिक्षक के दिमाग में ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि आज 40 मिनट बाद जब क्लास खत्म होगी तो ये बच्चा क्या नई चीज सीखकर बाहर निकलेगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बिना डेस्टिनेशन डाले गूगल मैप्स पर गाड़ी चलाना शुरू नहीं करता। बिल्कुल। आप बस गाड़ी में बैठकर ये नहीं कहते चलो कहीं भी चलते हैं। आपको पता होता है कि आपको कहाँ पहुंचना है। वैसे ही बिना उद्देश्य के बढ़ाना नहीं चाहिए। शिक्षक अलग अलग तालों के लिए अलग अलग चाबियों का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को एक ही गूगल मैप्स की मंजिल तक एक साथ कैसे पहुंचा सकते हैं, यही सबसे बड़ी कला है। ये सच में कोई साधारण काम नहीं है। ये तो किसी मास्टर ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर होने जैसा है जो अलग अलग वाद्ययंत्रों को एक साथ मिलाकर एक खूबसूरत धुन बनाता है। यह एक बहुत ही सुंदर रूपक है, और जब हम इन सभी सिद्धांतों को एक साथ एक श्रृंखला में देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाषा पढ़ाना कोई तुक्का नहीं है। ये पूरी तरह वैज्ञानिक है। हाँ, एक अत्यंत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। एक शिक्षक पहले बच्चे के अनुभव से शब्द को जोड़ता है, फेविकॉल ट्रिक, फिर सही उच्चारण का मॉडल पेश करता है, फोटोकॉपी ट्रिक। इस प्रक्रिया को मजेदार बनाता है, मैग्नेट ट्रिक, ताकि बच्चा बिना थके बार बार अभ्यास करे। रास्ते का निशान, वह बच्चे को शारीरिक रूप से सक्रिय रखता है। खिलाड़ी ट्रिक, उसे भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराता है। वीआईपी ट्रिक, उसकी अलग जरूरतों और गति को समझता है। अलग ताला ट्रिक, उस ज्ञान को उसकी दुनिया से जोड़ता है। घर से स्कूल ट्रिक, और ये सब कुछ एक बहुत ही स्पष्ट और पहले से तय किए गए लक्ष्य यानी गूगल मैप्स की ओर बढ़ते हुए किया जाता है। क्या शानदार और संपूर्ण सारांश है। इस पूरी चर्चा ने मेरी तो आंखें खोल दी हैं। ये स्पष्ट है कि प्रभावी शिक्षा केवल ब्लैकबोर्ड पर नियम रटाने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके, उसकी भावनाओं और उसकी ग्रहण करने की क्षमता का सम्मान करने के बारे में है। ये शब्दों को वस्तुओं से जोड़ने, बच्चों को सक्रिय खिलाड़ी बनाने की प्रक्रिया है। मुझे भी यही लगता है। ये हमें ये देखने में मदद करता है कि जब कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा होता है तो अक्सर गलती बच्चे की नहीं होती। तो गलती किसकी होती है? सिस्टम या तरीके में कहीं कोई चाबी गलत लग रही होती है। एकदम सही बात है। अगर हम एक शिक्षक के नजरिए से सोचें जी, तो सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि हम भाषा को बहुत ही संकुचित दायरे में रख के आंकते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि भाषा सिर्फ बात करने के लिए है ना? एकदम। आमतौर पर मान लिया जाता है कि भाषा का मतलब है महज अपनी बात कह देना और दूसरे की सुन लेना, बस एक सूचना का आदान प्रदान। लेकिन जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की उसकी परतों को उधेड़ते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। अच्छा, तो वो अलग तस्वीर क्या है? वो ये है कि भाषा केवल संवाद का जरिया नहीं है, ये एक टूल किट है। एक ऐसा टूल किट
जिसके जरिए एक बच्चा अपनी पहचान बनाता है, समाज के नियमों को समझता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो सोचना सीखता है। अरे वाह, मतलब भाषा से ही विचार जन्म लेते हैं। तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि व्याकरण और भाषा के नियम एक बच्चे के मस्तिष्क की वायरिंग को किस तरह से बदलते हैं। बिल्कुल, और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें एकदम शून्य से शुरुआत करनी होगी। हाँ, तो इससे पहले कि हम इस बात पर माथापच्ची करें कि बच्चा व्याकरण का प्रयोग कैसे करता है, हमें शायद ये सवाल पूछना चाहिए कि एक बच्चा भाषा का प्रयोग आखिर क्यों करता है। एकदम सही सवाल है। और अगर हम बाल मनोविज्ञान और भाषाविद एमए के हैलिडे के शोध को देखें, तो उन्होंने इस क्यों का बहुत ही वैज्ञानिक उत्तर दिया है। हैलिडे का नाम आते ही मुझे वो नोट्स की असाज्ञान वाली ट्रिक याद आ गई, जो एसजीएन का तार्किक क्रम है। हाँ, वही। और देखिए, ये कोई रटने वाला फॉर्मूला नहीं है, बल्कि बच्चे के विकास का एक बहुत ही क्रमिक चार्ट है। इस क्रम का हर एक चरण बच्चे की एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरत को पूरा करता है। तो चलिए इस असाज्ञान को थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत होती है अ से, यानी अभिव्यक्ति से, जिसे फीलिंग आउट कहते हैं। बिल्कुल। जब एक नवजात शिशु रोता है या हाथ पैर मारता है, तो जाहिर है वो कोई व्याकरण नहीं सोच रहा होता। हाँ, वो तो बस अपनी जरूरत बता रहा है। भूख लगी है तो रो दिया। एकदम। वो महज एक जैविक जरूरत या अपनी भावना को बाहर निकाल रहा है। ये उसका पहला हथियार है। फिर इसके बाद जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो सा यानी सामाजिक चरण में प्रवेश करता है। सोशल ब्रिज। अच्छा, मतलब अब उसे समझ आ गया है कि सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा। जी, उसे अपने आसपास के लोगों से एक रिश्ता बनाना होगा। वो मुस्कुराता है, कुछ टूटे फूटे शब्द बोलकर अपने माता पिता का ध्यान खींचता है। ये भाषा का वो रूप है जो उसे समाज से जोड़ता है। और एक बार जब वो सामाजिक पुल बन जाता है, तब असल खेल शुरू होता है, ज्ञा यानी ज्ञानार्जन का। लर्निंग बेस्ड। हाँ, और ये दौर तो हर घर में दिखता है। बिल्कुल, मैंने देखा है। एक 3-4 साल का बच्चा दिन भर में 100 बार पूछता है, ये क्या है, सूरज गोल क्यों है, चिड़िया कैसे उड़ती है। मतलब ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भाषा को एक कुदाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वो अपने आसपास की दुनिया की खुदाई कर सके, जानकारी निकाल सके। अरे वाह, क्या बात है। और फिर आता है आखिरी अक्षर, नो। हाँ, नियम यानी नियमन या अनुदेश, ऑर्डर एंड कंट्रोल। इस स्तर पर आकर बच्चा भाषा की असली ताकत को समझ जाता है। मतलब अब वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। एक तरह से हाँ, वो जान जाता है कि शब्दों के जरिए वो सिर्फ जानकारी ही नहीं मांग सकता, बल्कि वो दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित भी कर सकता है। जैसे वो कहेगा, मुझे वो लाल वाली कार ही चाहिए, या आप टीवी बंद कर दो। हाँ, ये तो बच्चे बहुत करते हैं। तो देखे, अभिव्यक्ति से शुरू हुआ ये सफर समाज से जुड़ने और दुनिया को समझने के बाद दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश पर जाकर पूरा होता है। हैलिडे का ये ढांचा हमें साफ बताता है कि भाषा बच्चे के लिए कोई स्कूल का विषय नहीं है, बल्कि इसके सर्वाइवल की सबसे जरूरी रणनीति है। बहुत खूब। खैर, इस पूरे एसजीएन ढांचे को देखते हुए एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। पेडागोजी के सिद्धांतों में एक बहुत ही सख्त नियम माना जाता है कि जब भी भाषा और समाज के विकास की बात होगी, तो उसका केंद्र हमेशा अंतःक्रिया ही होगा, इंटरैक्शन। जी बिल्कुल, इंटरैक्शन सबसे अहम है। लेकिन यहां मैं थोड़ा गहराई में जाना चाहता हूं। क्या ये नियम इतना पत्थर की लकीर है? मान लीजिए अगर एक बच्चा एक कमरे में बैठकर टीवी पर सिर्फ कार्टून देख रहा है, वहां भाषा भी है और समाज का चित्रण भी है, तो क्या वो बिना किसी इंसान से सीधे संवाद किए भाषा नहीं सीख सकता? ये अंतःक्रिया इतनी अनिवार्य क्यों है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और यहीं पर टीवी या मोबाइल स्क्रीन और असली इंसानी जुड़ाव का जो फर्क है, वो साफ होता है। देखिए, एक तरफा संचार से बच्चा कुछ शब्द या आवाजें जरूर पकड़ सकता है। हाँ, पोएम्स वगैरह याद कर लेते हैं बच्चे टीवी देखकर। बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन वो भाषा के अर्थ और उसकी आत्मा को कभी नहीं समझ सकता। मस्तिष्क का जो न्यूरोलॉजिकल ढांचा है ना, वो फीडबैक लूप पर काम करता है। फीडबैक लूप थोड़ा आसान शब्दों में समझाएगी। मतलब जब बच्चा कोई शब्द बोलता है और सामने वाला इंसान उस पर प्रतिक्रिया देता है, चाहे वो मुस्कुराना हो, चीजें ला कर देना हो या उसे सुधारना हो, तब बच्चे के दिमाग में उस शब्द का अर्थ हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। अच्छा, तो बिना इंसानी रिएक्शन के वो अर्थ पक्का नहीं होता? एकदम सही।
समाज एक प्रयोगशाला है और अंतःक्रिया वो प्रयोग है जिसके बिना भाषा का कोई भी सिद्धांत सिद्ध नहीं हो सकता। बिना दो तरफा संवाद के भाषा की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये बहुत दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज एक ऐसा वाईफाई राउटर है जिससे कनेक्ट हुए बिना बच्चे के दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकता। अरे वाह, ये वाईफाई वाली एनालॉजी बहुत बढ़िया है। शुक्रिया। अब जब हम जान गए हैं कि समाज से जुड़ने का ये कनेक्शन स्थापित हो चुका है, तो आइए देखते हैं कि ये भाषा बच्चे के अपने दिमाग के अंदर क्या उथल-पुथल मचाती है। यहाँ जो सबसे रोचक पहलू है वो लेव वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण है। उन्होंने भाषा को केवल संवाद का माध्यम मानने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, तो उनके हिसाब से भाषा क्या है? उनके अनुसार भाषा बाहरी दुनिया से बात करने का साधन तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ा काम ये है कि भाषा एक मानसिक उपकरण है, मेंटल टूल। मेंटल टूल। हाँ, जिस तरह एक इंसान कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, उसी तरह बच्चा भाषा नाम के टूल से अपने खुद के विचारों को, अपनी सोच को एक आकार देता है। अगर मैं इसे आज के तकनीकी संदर्भ में देखूं, तो वाइगोत्स्की का ये सिद्धांत मुझे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम? वो कैसे? देखिए, हमारे दिमाग में हजारों विचार, रंग, आवाजें और भावनाएं कच्चे डेटा की तरह इधर-उधर बिखरे पड़े हैं। भाषा उस ओएस की तरह है जो आकर इस पूरे डेटा को एक दिमागी फाइलिंग कैबिनेट में व्यवस्थित कर देती है। हाँ, ये बहुत सही कहा आप। और इसके साथ ही मुझे लगता है भाषा एक चुंबक की तरह भी काम करती है, जो बच्चे को उसके सामाजिक परिवेश से मजबूती से जोड़े रखती है। बिल्कुल, विचारों का संगठन और सामाजिक जुड़ाव, ये दोनों ही भाषा नाम के स्टूल के सबसे बड़े काम हैं। सोचिए, अगर बच्चे के पास भाषा नहीं होगी तो वह अपनी ही उलझनों में फंसा रह जाएगा। वो तो है, बिना शब्दों के वो अपनी बात कैसे समझाएगा? वो अपने ही दिमाग के अंदर एक अजनबी की तरह महसूस करेगा, क्योंकि उसके पास अपनी भावनाओं को नाम देने या उन्हें किसी फोल्डर में सहेजने का कोई तरीका नहीं होगा। ये तो बहुत गहरी बात है। वो बच्चा जो खेलते हुए खुद से बड़बड़ा रहा है, वो असल में अपने दिमाग का गूगल मैप्स ऑन किए हुए है। अरे वाह, मतलब वो खुद को ही डायरेक्शन दे रहा है। जी, जब भी बच्चा किसी मुश्किल काम का सामना करता है तो उसका दिमाग चुप रहकर उस समस्या को नहीं सुलझा सकता। बोल बोलकर निर्देश देने से उसका संज्ञानात्मक बोझ यानी कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। वो अपनी ही आवाज से अपनी सोच को दिशा दे रहा होता है। वो किसी और से बात नहीं कर रहा, वो खुद को सेल्फ रेगुलेट कर रहा है। तो एक शिक्षक के रूप में ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे की ये बड़बड़ाहट कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग की सबसे सक्रिय अवस्था है। ये नजरिया तो पूरी तरह से गेम चेंजर है। मतलब वो खुद का ही मार्गदर्शक बना हुआ है। खैर, अब अगर हम इस बात पर सहमत हैं कि भाषा एक इतना शक्तिशाली आंतरिक और बाहरी टूल है, तो जाहिर सी बात है कि इस उपकरण को चलाने के लिए कुछ इनपुट चाहिए होगा और फिर कुछ आउटपुट भी निकलेगा। बिल्कुल, इनपुट और आउटपुट के बिना तो कोई टूल काम नहीं कर सकता। तो यहीं से भाषा के उन 4 बुनियादी कौशलों की बात आती है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। LSRW स्किल्स। आज हम मुख्य रूप से पहले 2 यानी इनपुट और आउटपुट पर बात कर रहे हैं। जी, किसी भी मानसिक टूल को कच्चा माल चाहिए होता है, और सुनना वो ग्रहणात्मक कौशल है जो भाषा के पूरे महल की नींव रखता है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेडागॉजिकल भ्रम है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। वो भ्रम क्या है? सुनने का मतलब सिर्फ कान के पर्दों से किसी ध्वनि तरंग का टकराना नहीं है। हाँ, ये बात तो है। अगर कोई मेरे सामने रशियन या मंदारिन भाषा में बात करे, तो आवाज तो मेरे कानों में जा रही है, लेकिन क्या मैं उसे सुन रहा हूँ? पेडागॉजी के नजरिए से तो बिल्कुल नहीं। एकदम सही पकड़े हैं आप। क्योंकि बिना अर्थ समझे सुनना महज एक शोर है। असली सुनना वो है जहां दिमाग उस कच्चे माल को प्रोसेस करे, उसका अर्थ निकाले। बिल्कुल, अर्थ ग्रहण करना ही असली सुनना है। और जब वो नींव मजबूत हो जाती है, तभी बच्चा उस तैयार माल को दुनिया के सामने पेश कर पाता है, जिसे हम बोलना कहते हैं। तो बोलना एक तरह से आउटपुट हो गया। हाँ, बोलना बच्चे के आत्मविश्वास का वो शोरूम है जहां वो अपनी सीखी हुई दुनिया को प्रदर्शित करता है। आत्मविश्वास का शोरूम, ये बहुत ही बेहतरीन उपमा है। लेकिन एक शोरूम तभी अच्छा लगता है जब उसमें रखा सामान सलीके से रखा हो और उच्च गुणवत्ता का हो, है ना? जी बिल्कुल। जब बच्चा समाज में बोलना शुरू करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि लोग उसे समझें और वो अपनी बात बिना किसी झिझक के कह सकें।
और यहीं पर उस चीज की एंट्री होती है जिससे स्कूल के दिनों में हम सभी को बहुत डर लगता था। मैं समझ गई आप किसकी बात कर रहे हैं। व्याकरण। हाँ, व्याकरण का नाम सुनते ही दिमाग में वो लाल पेन से कटी हुई कॉपियां आ जाती हैं। लेकिन अगर हम इसे खौफ के बजाय एक सुरक्षा कवच के रूप में देखें तो तस्वीर बदल जाती है। सुरक्षा कवच, ये थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो व्याकरण उसे शुद्धता का कवच देता है। उदाहरण के लिए उच्चारण विज्ञान को ही ले लीजिए। बच्चे को यह समझना होता है कि स जो सड़क वाला है और श जो शलगम वाला है, उनकी आवाज में क्या फर्क है। हाँ, ये फर्क बहुत जरूरी है। जब उसे ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन सी आवाज गले से आनी है और कौन सी तालू से, तो उसका उच्चारण एकदम साफ हो जाता है। और जब उसे वाक्य बनाने का सही ढांचा जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया समझ आ जाता है तो उसके अंदर का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। शुद्ध बोलो, निडर बनो। और मैं कहूंगी कि मौखिक अभिव्यक्ति से ज्यादा व्याकरण का महत्व लिखित अभिव्यक्ति में है। अच्छा, लिखते समय व्याकरण का महत्व ज्यादा कैसे है? क्योंकि लिखते समय व्याकरण महज एक कवच नहीं रहता, वो एक सख्त अनुशासन बन जाता है। देखिए, बोलते समय तो इंसान चेहरे के हाव भाव या हाथ के इशारों से भी अपनी बात समझा सकता है। हाँ, टोन से भी पता चल जाता है कि इंसान मजाक कर रहा है या सीरियस है। एकदम। लेकिन कागज पर लिखे हुए शब्द बिल्कुल अकेले होते हैं। वहां व्याकरण ही तय करता है कि आपकी बात का क्या अर्थ निकाला जाएगा। इसे समझने के लिए हमें पुराने घिसे पिटे उदाहरणों से बाहर निकलना होगा। मान लीजिए किसी बड़े कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट में या किसी कानूनी दस्तावेज में एक वाक्य लिखा है, रोको मत जाने दो। मतलब अगर हम इसे ऐसे लिखें कि अनुमति नहीं, रद्द किया जाए। हाँ, इसका अर्थ स्पष्ट है। इसका सीधा मतलब है कि परमिशन नहीं मिली है और प्रपोजल को कैंसिल करना है। अब सोचिए, टाइप करने वाले ने सिर्फ एक अल्पविराम यानी कॉमा की जगह बदल दी और लिख दिया, अनुमति नहीं रद्द किया जाए। बाप रे, पूरा अर्थ ही बदल गया, है ना? महज एक छोटे से कॉमा के खिसकने से पूरा का पूरा अर्थ उलट गया। अब इसका मतलब है कि अनुमति मिल गई है और इसे रद्द नहीं करना है। एक छोटी सी लापरवाही और लाखों का नुकसान। ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। व्याकरणिक अनुशासन का यही असली अर्थ है। कहाँ रुकना है, कहाँ जोर देना है, कौन सी मात्रा लगानी है, ये सब वाक्य की आत्मा तय करते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा जो मिशन है वो विविध कक्षा और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत भाषा सीखने की उन जटिल चुनौतियों को डिकोड करना है। वो चुनौतियां जो अक्सर हमें उलझन में डाल देती हैं, है ना? बिल्कुल। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। स्रोत सामग्री में सबसे पहले जिस अवधारणा पर जोर दिया गया है वो है विविध कक्षा या डाइवर्स क्लासरूम। एक ऐसी जगह जहां छात्र भाषाई, सांस्कृतिक और मानसिक रूप से एक दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। जैसे कोई बच्चा एक ऐसे घर से आता है जहां शुद्ध खड़ी बोली बोली जाती है। हाँ, और कोई ऐसा है जिसकी मातृभाषा कोई स्थानीय ग्रामीण बोली है। हाँ। जैसे अवधी या भोजपुरी। और ये विविधता केवल भाषा तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। किसी के घर का सांस्कृतिक माहौल बहुत खुला और संवाद से भरा होता है, तो कोई बहुत ही सीमित और शांत परिवेश से आता है जहां शायद बच्चों को ज्यादा बोलने की आजादी नहीं होती। सही कहा। और मानसिक स्तर पर भी कुछ बच्चे अवधारणाओं को तुरंत पकड़ लेते हैं, जबकि कुछ को अपनी गति से समझने के लिए थोड़ा अधिक समय लगता है। और ये सारी विविधताएं एक ही छत के नीचे जमा होती हैं, जो कि एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ा अवसर भी है और चुनौती भी। हाँ, लेकिन स्रोत सामग्री में इस विविधता को मुख्य रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ही दिखाया गया है, विशेषकर भाषा सिखाने के मामले में। इसमें 4 प्रमुख चुनौतियों का जिक्र है। तो पहली चुनौती क्या है? पहली चुनौती है बहुभाषकता। स्रोत कहता है कि कक्षा में अलग अलग मातृभाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं। हाँ, और शिक्षा शास्त्र में अक्सर ये पढ़ाया जाता है कि बहुभाषिकता एक खजाना है, ये एक संसाधन है। लेकिन रुकिए, यहीं पर मुझे थोड़ी उलझन होती है। मतलब सिद्धांत के रूप में ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि बहुभाषिकता एक खजाना है। हाँ, किताबों में पढ़ना आसान है। लेकिन असलियत में एक शिक्षक के नजरिए से सोचिए। एक अकेला इंसान जो कक्षा में खड़ा है, उसके सामने 30 बच्चे बैठे हैं जो शायद 8 या 10 अलग अलग बोलियां बोलते हैं। ओह, ये एक बहुत ही व्यावहारिक परिदृश्य है। तो शिक्षक के लिए ये खजाना कम और एक बहुत बड़ा सिरदर्द ज्यादा लगता होगा। मतलब एक शिक्षक हर बच्चे की भाषा कैसे सीख सकता है? ये तो मानवीय रूप से असंभव है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और समावेशी शिक्षा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शिक्षक को उन सभी 10-15 बोलियों का विद्वान बनना होगा। तो फिर समाधान क्या है?
चुनौती ये नहीं है कि शिक्षक को हर भाषा बोलनी आनी चाहिए, बल्कि असली चुनौती ये है कि शिक्षक उन भाषाओं के प्रति कैसा रवैया अपनाता है। अच्छा, मतलब नजरिया बदलना है। बिल्कुल। जब शिक्षक बच्चे की प्राथमिक भाषा को ही सम्मान नहीं देगा या उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देगा, तो वो बच्चा एक नई मानक भाषा सीखने के लिए मानसिक रूप से कभी तैयार ही नहीं होगा। तो शिक्षक को सिर्फ ये समझना है कि बच्चा किस भाषाई ढांचे से आ रहा है। हाँ, उसे बस स्वीकार करना है। तो ये बात सिर्फ भाषा जानने की नहीं, बल्कि उस भाषा को स्वीकार करने की है। और यदि ये स्वीकृति नहीं होती है तो हम अपनी दूसरी बड़ी चुनौती की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि है संप्रेषण की बाधा, यानी संवाद का टूट जाना। बिल्कुल, शिक्षक और छात्र के बीच विचारों का सही से आदान प्रदान न हो पाना। संप्रेषण ही वो पुल है जिससे ज्ञान का प्रवाह होता है। अगर वो पुल ही नहीं है तो बाकी सारी शिक्षण विधियां बस धरी की धरी रह जाती हैं। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो ये बिल्कुल एक ऐसे ऑर्केस्ट्रा को निर्देशित करने जैसा है जहां हर संगीतकार एक अलग देश से आया है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? कोई सितार बजा रहा है, कोई वायलिन तो कोई बांसुरी, और सामने खड़े कंडक्टर को उन सभी को मिलाकर एक खूबसूरत धुन बनानी है। लेकिन अगर कंडक्टर और उन संगीतकारों के बीच संगीत की कोई साझी भाषा ही नहीं है, हाँ, या कंडक्टर केवल वायलिन वाले को ही निर्देश दे पा रहा है, तो उस कमरे में धुन की जगह सिर्फ और सिर्फ एक कान फोड़ देने वाला शोर पैदा होगा। एकदम सही। बिना सही संप्रेषण के कक्षा की पूरी प्रक्रिया बस एक शोर में बदल जाती है। और इसका असर तो बच्चों पर बहुत बुरा पड़ता होगा। बिल्कुल। जब ये शोर बढ़ता है तो इसका सीधा असर बच्चे के मनोविज्ञान पर पड़ता है, जो हमें स्रोत की तीसरी चुनौती तक ले जाता है, जो है छात्रों में अरुचि। हाँ, अरुचि। स्रोत में बताया गया है कि यदि पढ़ाने का तरीका या शिक्षण विधि बच्चे की पृष्ठभूमि से मेल नहीं खाती तो उनका ध्यान भटक जाता है। इसे ऐसे सोचिए, एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा कक्षा में बैठा है। उसकी पाठ्य पुस्तक में जो उदाहरण दिए गए हैं वे महानगरों की जीवन शैली पर आधारित हैं, जैसे मेट्रो ट्रेन या बड़े शॉपिंग मॉल के उदाहरण। हाँ, अब उस बच्चे ने अपने आसपास के माहौल में तभी वे चीजें देखी ही नहीं है। उसका दिमाग उन शब्दों का चित्र ही नहीं बना पाता। तो वह जुड़ाव कैसे महसूस करेगा? यही बात है। ऐसे में वो बच्चा उस पाठ से कट जाता है। उसकी अरुचि कोई अनुशासनहीनता नहीं है। मतलब वो जानबूझकर पढ़ाई से भाग नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं। ये एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब उसे उस पूरी प्रक्रिया में अपनापन नहीं मिलता, वो खुद को उस व्यवस्था से कटा हुआ महसूस करता है। ये एक बहुत बड़ा कारण और प्रभाव का चक्कर लगता है। समाज टूटा तो बच्चा अलग थलग हुआ और उसे अरुचि पैदा हुई। हाँ, एक चेन रिएक्शन की तरह। लेकिन एक शिक्षक इस स्थिति को कैसे सुधारेगा, खासकर तब जब हम चौथी चुनौती का सामना करते हैं, जो कि है उपयुक्त सामग्री का अभाव। ओह, ये हमारी शिक्षा प्रणाली के बुनियादी ढांचे पर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से कहती है कि ऐसी पाठ्य पुस्तकों की भारी कमी है जो सभी स्तर के बच्चों की आवश्यकताओं को एक साथ पूरा कर सकें। क्योंकि हमारी किताबें एक ही आकार सभी के लिए उपयुक्त है वाले सिद्धांत पर छपती हैं, वन साइज फिट्स ऑल, जो कि एक विविध कक्षा में काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। एक बच्चा उसी पाठ को 5 मिनट में समझकर ऊबने लगता है, वहीं दूसरा बच्चा उसी पाठ के पहले पैराग्राफ पर ही अटका हुआ संघर्ष कर रहा होता है। अब एक ही तरह की किताब के सहारे दोनों को पढ़ाना शिक्षक के लिए असंभव हो जाता है। तो अगर किताबें पर्याप्त नहीं हैं, तो समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक वास्तव में करता क्या है? यहीं पर शिक्षक की असली रचनात्मकता सामने आती है। जब छपी हुई सामग्री काम नहीं आती, तो शिक्षक को कक्षा के भीतर मौजूद अनुभवों को ही अपनी अध्ययन सामग्री बनाना पड़ता है। कैसे? मतलब कुछ उदाहरण देकर समझाएं। जैसे वो किताब के उन शहरी उदाहरणों को हटाकर उन ग्रामीण बच्चों के जीवन से जुड़े उदाहरण मौके पर ही गढ़ता है। वो पाठ्य पुस्तक से आगे बढ़कर बच्चों की कहानियों को कक्षा का हिस्सा बनाता है। ये सच में एक कला है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी कला है। स्रोत में इन चारों चुनौतियों को बहुभाषिकता, संप्रेषण की कमी, अरुचि और सामग्री का अभाव याद रखने के लिए एक वाक्य दिया गया है। ओह, जिसे एग्जाम प्लस ट्रिक कहा गया है। हाँ, वाक्य है, बहुभाषिक कक्षा में संप्रेषण न होने से अरुचि पैदा होती है और सामग्री की कमी खलती है। बहुत ही शानदार तरीका है इसे याद रखने का। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ परीक्षा के लिए रटने का कोई सूत्र नहीं है, बल्कि ये पूरा एक मनोवैज्ञानिक चक्र है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक के बाद एक गिरने वाले डोमिनोज या पत्तों की तरह है। हाँ, एक चीज दूसरी को ट्रिगर करती है। शुरुआत जमीनी हकीकत से होती है, कक्षा बहुभाषिक है, इस कारण से शिक्षक और छात्र के बीच संवाद या संप्रेषण टूट जाता है। और जब संवाद नहीं होता तो बच्चा खुद को अलग पाता है और उसमें अरुचि पैदा होती है। और अंत में जब शिक्षक उस अरुचि को दूर करने की कोशिश करता है, तब उसे ये महसूस होता है कि उसके पास मौजूद मानक सामग्री कितनी अपर्याप्त है। ये पूरा एक कार्य कारण संबंध है, बहुत ही लॉजिकल है। 100% लॉजिकल है। तो अब इस चक्र के सबसे जटिल हिस्से को थोड़ा गहराई से समझते हैं। स्रोत सामग्री में भाषा अधिग्रहण की विशिष्ट कठिनाइयों के बारे में बहुत विस्तार से बात की गई है। लैंग्वेज एक्विजिशन के हर्डल्स। हाँ, जब कोई बच्चा अपनी मातृभाषा छोड़कर एक नई मानक भाषा जैसे मानक हिंदी सीख रहा होता है, तो वह किन विशिष्ट बाधाओं पर अटकता है? स्रोत मुख्य रूप से 3 बड़ी कठिनाइयों को रेखांकित करता है। पहली और सबसे बड़ी बाधा है उच्चारण संबंधी कठिनाई, प्रोनंसिएशन की दिक्कत। हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान बेहद तार्किक है। यहाँ मदर टंग इन्फ्लुएंस या मातृभाषा के प्रभाव की बात की गई है। ये कैसे काम करता है? जब बच्चे मानक भाषा बोलते हैं तो वे अपनी मातृभाषा की ध्वनियों को उस नई भाषा पर थोप देते हैं। यहीं पर मुझे वो उदाहरण याद आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, स्कूल वाला उदाहरण। बिल्कुल। विद्यालय के अंग्रेजी शब्द स्कूल को स्कूल बोलना, बचपन में हम सब ने किसी न किसी को ऐसे बोलते सुना है और शायद उस पर हंसे भी होंगे। अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं। तो जो बच्चा है स्कूल बोल रहा है, उसके दिमाग में असल में चल क्या रहा है? ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे का दिमाग कोई खाली कोरी स्लेट या खाली हार्ड ड्राइव नहीं है जहां आप नया डेटा सीधा कॉपी पेस्ट कर दें। अच्छा। उसका दिमाग पहले से ही एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है जो कि उसकी मातृभाषा है। हर भाषा का अपना एक ध्वनि विज्ञान या फोनेटिक्स होता है। तो मातृभाषा का क्या नियम है यहाँ? कई क्षेत्रीय बोलियों में शब्द की शुरुआत में 2 आधे व्यंजनों का एक साथ आना स्वाभाविक नहीं माना जाता है। यानी स और क का एक साथ आना। बिल्कुल। इसलिए जब बच्चे का मस्तिष्क स्कूल शब्द सुनता है तो उसका वो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एक त्रुटि या एरर के रूप में देखता है। ओहो, मतलब दिमाग को लगता है कि शब्द गलत है। हाँ, दिमाग तुरंत उस नई जानकारी को अपने पुराने नियमों के अनुसार ढालने की कोशिश करता है और शुरुआत में एक स्वर ई जोड़ देता है। वो इसे स्कूल बना देता है ताकि जीभ उसे आसानी से उच्चारित कर सके। बिल्कुल सही। ये कोई बेवकूफ़ी नहीं है, ये दिमाग की एक बहुत ही उन्नत और अनुकूलित प्रक्रिया है। वो नई भाषा के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है। ये नजरिया तो पूरी तरह से चीजों को देखने का ढंग ही बदल देता है। इसका मतलब है कि बच्चा संघर्ष नहीं कर रहा है, वो असल में समस्या का समाधान निकाल रहा है। सही कहा, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इसके बाद दूसरी कठिनाई आती है शब्द भंडार की कमी, लैक ऑफ वोकैबुलरी। ये तो बहुत आम समस्या है। हाँ, जब बच्चे किसी नई भाषा से जुड़ते हैं तो उनके पास उस भाषा के शब्दों का अभाव होता है। और मुश्किल ये है कि अगर वे नए शब्द उनके दैनिक जीवन से नहीं जुड़े हैं तो क्या होता है? तो वे शब्द केवल रटे हुए अक्षर बनकर रह जाते हैं। स्मृति उन्हें लंबे समय तक सहेज कर नहीं रख पाती। मतलब रट्टा मारना काम नहीं आता। और फिर आती है तीसरी कठिनाई, व्याकरणिक जटिलता, ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी। मानक भाषा के अपने कड़े नियम होते हैं, लिंग, वचन और कारक का सही प्रयोग। और हिंदी जैसी भाषा में तो ये और भी मुश्किल है, जहां निर्जीव वस्तुओं का भी अपना लिंग होता है। हाँ, जैसे कुर्सी स्त्रीलिंग है और पलंग पुल्लिंग है। ये तो किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है। ये किसी भी ऐसे बच्चे के लिए बहुत बड़ी उलझन पैदा कर सकता है जिसकी मातृभाषा में इस तरह के नियम न हो। बिल्कुल। जब कोई बच्चा इन जटिलताओं के जाल में उलझता है, अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को नए नियमों के साथ चलाने की कोशिश करता है, तो ये पूरी तरह से स्वाभाविक है कि वो गलतियां करेगा। 100% स्वाभाविक है। और यहीं से हम अपने स्रोत के सबसे महत्वपूर्ण और मैं कहूँगा सबसे क्रांतिकारी हिस्से में प्रवेश करते हैं, जो मेरा व्यक्तिगत रूप से सबसे पसंदीदा हिस्सा है। अगर इतनी सारी कठिनाइयां हैं, मातृभाषा का प्रभाव है, शब्दों की कमी है, व्याकरण का पहाड़ है, तो बच्चों से गलतियां या त्रुटियां होना तो तय है। लेकिन अहम सवाल ये है कि एक शिक्षक इन गलतियों को देखता कैसे है? स्रोत सामग्री इस पर बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले तो वो त्रुटियों को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से? पहली है मौखिक त्रुटियां। ये तब होता है जब बच्चा बोलते समय
शब्दों का गलत उच्चारण करता है, जैसे स्कूल, हाँ, जो हमने अभी डिस्कस किया। या फिर वाक्य बोलते समय वो कुछ शब्दों को पूरी तरह से गायब ही कर देता है, क्योंकि उसका दिमाग उस जटिल वाक्य संरचना को एक साथ संभाल नहीं पाता। और दूसरी है लिखित त्रुटियां। हाँ, लिखित त्रुटियां मुख्य रूप से वर्तनी अशुद्धियों, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग और वाक्य के विन्यास में होने वाले दोषों से जुड़ी होती हैं। लेकिन लिखते समय तो बच्चे के पास सोचने का समय होता है ना? समय होता है, लेकिन अगर व्याकरण के नियम स्पष्ट नहीं है तो वो लिखते समय भी अपनी मातृभाषा की वाक्य संरचना को मानक भाषा में उतार देता है। तो अब आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष। वो निष्कर्ष जो सब कुछ बदल देता है। वो विचार जो समावेशी शिक्षा की पूरी नींव को परिभाषित करता है। स्रोत सामग्री में साफ साफ लिखा है कि समाधान ये है कि शिक्षक को इन त्रुटियों को कमी के रूप में नहीं देखना चाहिए, डेफिशिएंसी के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय इन्हें सीखने के संकेत या इंडिकेटर्स ऑफ लर्निंग के रूप में देखा जाना चाहिए। ये सोच में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है। सच में, पारंपरिक रूप से एक कक्षा में गलती करने का मतलब होता था कि बच्चा असफल हो रहा है या वो ध्यान नहीं दे रहा है। लाल स्याही वाली कलम हमेशा गलतियां पकड़ने और उन्हें सजा देने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन समावेशी शिक्षा कहती है कि रुकिए। लेकिन यहां मैं फिर से थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। अगर हम हर गलती को, हर गलत उच्चारण को सीखने का संकेत मानकर स्वीकार कर लेंगे, तो क्या हम शिक्षा के स्तर को गिरा नहीं रहे हैं? ओ, ये एक बहुत ही कॉमन डाउट है। वो बच्चा कल भी सही मानक भाषा कैसे सीखेगा? क्या ये नजरिया शिक्षक को अपना काम न करने का बहाना नहीं दे रहा है कि अरे ये तो बस सीखने का संकेत है, इसे ऐसे ही छोड़ दो? ये एक बहुत ही लाजमी चिंता है, लेकिन सीखने का संकेत मानने का अर्थ गलतियों को अनदेखा करना या उन्हें वैसे ही छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है गलती के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदलना। न्यूरोलॉजी यानी मस्तिष्क विज्ञान के अनुसार जब बच्चा गलती कर रहा होता है तो असल में उसके दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बन रहे होते हैं। अच्छा, मतलब दिमाग काम कर रहा है। वो पुरानी समझ और नई जानकारी के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। वो मन ही मन एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस बना रहा है और उसे आजमा रहा है। यानी गलती करना इस बात का सबूत है कि दिमाग सो नहीं रहा है, वो सक्रिय रूप से काम कर रहा है। बिल्कुल। ये गलतियां शिक्षक के लिए एक डायग्नोस्टिक मैप या बीमारी पकड़ने वाले नक्शे का काम करती हैं। डायग्नोस्टिक मैप, ये बहुत अच्छा शब्द है। जब बच्चा गलती करता है तो वो बिना बोले शिक्षक को ये बता रहा होता है कि देखिए मेरा दिमाग इस नियम पर आकर अटक रहा है। और तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर शिक्षक लाल स्याही से उसे सिर्फ गलत साबित कर देगा तो वो पुल वहीं टूट जाएगा, बच्चा आगे कोशिश ही नहीं करेगा। हाँ, और डर जाएगा। लेकिन अगर शिक्षक ये समझता है कि ये मातृभाषा का प्रभाव है तो वो बच्चे का मजाक उड़ाए बिना उसे सही मानक रूप की ओर धीरे धीरे निर्देशित कर सकता है। शिक्षक की भूमिका अब गलतियां पकड़ने वाले एक पुलिस वाले की नहीं रही, बल्कि वो अब एक मार्गदर्शक बन गया है। बिल्कुल, एक फैसिलिटेटर बन गया है। ये नजरिया सच में कितना सशक्त करने वाला है। ये न केवल बच्चों के डर को खत्म करता है, बल्कि शिक्षकों को भी एक गहरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि देता है। हाँ, और इसीलिए यूपी-टीईटी जैसे एग्जाम्स के लिए इतना जरूरी टॉपिक है। हमारा विषय है भाषा कौशल, उनकी बोधगम्यता और इंसान की भाषा प्रवीणता का मूल्यांकन। बुनियादी बातें समझना जरूरी है। स्रोत में भाषा कौशल का अर्थ बताया गया है भाषा को सही ढंग से समझने और उसका प्रयोग करने की क्षमता, और इसे प्रकृति के आधार पर दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला ग्रहणात्मक कौशल और दूसरा अभिव्यक्तात्मक कौशल, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल्स। हाँ, ये एक निरंतर चलने वाला इनपुट और आउटपुट का चक्र है। बिना इनपुट के आउटपुट संभव नहीं है और बिना आउटपुट के इनपुट का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और इस पूरी प्रक्रिया को स्रोत में एक बहुत ही विशिष्ट मनोवैज्ञानिक क्रम में रखा गया है। इसे LSRW कहते हैं, यानी सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना और अंत में लिखना। ये वो सामान्य क्रमिक प्रक्रिया है जिससे हर इंसान गुजरता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मशहूर शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी ने इस सर्वमान्य मनोवैज्ञानिक क्रम में एक बहुत ही रोचक अपवाद प्रस्तुत किया था। अच्छा, वो क्या? उनका मानना था कि इस सामान्य क्रम के विपरीत बच्चे के विकास में लिखना असल में पढ़ने से पहले आता है। रुको, ये कैसे संभव है? कोई बच्चा बिना पढ़ना जाने लिख कैसे सकता है? ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। ऊपरी तौर पर ये उल्टा लगता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है।
मॉन्टेसरी का तर्क था कि एक छोटे बच्चे के लिए अक्षरों की आकृतियों को बनाना यानी उन्हें एक चित्र की तरह उकेरना या लिखना असल में उन अक्षरों के अमूर्त अर्थ को समझने यानी पढ़ने से ज्यादा आसान है। मतलब वो बस ड्राइंग कर रहा है। बिल्कुल। लिखना एक तरह की मोटर स्किल या शारीरिक गतिविधि है, जबकि पढ़ना एक शुद्ध संज्ञानात्मक डिकोडिंग है। बच्चा एक क या ए की आकृति उकेर सकता है बिना ये जाने कि उसकी ध्वनि क्या है। ये एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन ये दिखाता है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी लचीली है। ये तो सच में चौंकाने वाला है कि दिमाग अक्षरों की ड्राइंग पहले समझ सकता है और उनका असली मतलब बाद में। हाँ, ये काफी रोचक है। खैर, चूंकि सीखने की पूरी प्रक्रिया जानकारी ग्रहण करने यानी रिसेप्टिव स्टेज से शुरू होती है, तो आइए पहले सुनने और पढ़ने की प्रक्रिया पर गहराई से विचार करते हैं। शिक्षक ये कैसे परखते हैं कि इनपुट सही से हो रहा है या नहीं? स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि श्रवण कौशल यानी सुनना अन्य सभी कौशलों की नींव है। श्रवण वो पहला दरवाजा है जहां से भाषा दिमाग में प्रवेश करती है। बिना सुने तो कोई बोल भी नहीं सकता। बिल्कुल। जब तक कोई ध्वनियों को ध्यान से सुनेगा नहीं, वो कभी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएगा। इंसान वही बोलता है जो वो सुनता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुनना केवल कानों के पर्दे पर आवाज का टकराना नहीं है। तो फिर क्या है? पेडागोजी में श्रवण का मतलब है ध्वनियों के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझना और उस सुनी गई बात का अर्थ ग्रहण करना। और इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है? स्रोत में श्रुतलेख यानी डिक्टेशन का जिक्र है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो बचपन में डिक्टेशन एक सजा की तरह लगता था मुझे। हाँ, ज्यादातर बच्चों को ऐसा ही लगता है। मतलब शिक्षक बोलते जाते थे और हम बस घबराते हुए लिखते जाते थे कि कोई गलती ना हो जाए। इसमें भाषा का विकास कैसे परखा जा रहा है? डिक्टेशन बाहर से देखने में एक पुरानी या रटने वाली विधि लग सकती है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल स्तर पर ये एक ड्यूअल प्रोसेसिंग टास्क है। ड्यूअल प्रोसेसिंग वो कैसे? जब एक शिक्षक शब्द बोलता है तो बच्चे को पहले उस ध्वनि को ध्यान से सुनना पड़ता है, फिर उसे दिमाग में प्रोसेस करके उसके अर्थ और उसकी वर्तनी को याद करना पड़ता है, और फिर हाथों की मांसपेशियों को निर्देश देकर उसे कागज पर उतारना पड़ता है। अरे वाह! हाँ, ये एक साथ इनपुट और आउटपुट दोनों का परीक्षण कर लेता है। ये तो सच में दिमाग की एक भारी कसरत है। स्रोत में एक और बहुत ही व्यावहारिक तरीका बताया गया है निर्देशों का पालन करवाना। जैसे क्लास में शिक्षक कहता है, किताब बंद करो और लाल रंग की पेंसिल उठाओ। बहुत ही आम निर्देश है। ये सुनने में बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन असल में ये बच्चे की सुनकर अर्थ समझने की क्षमता का सीधा और तुरंत टेस्ट है। एकदम सही। और अब अगर हम ग्रहण करने वाले दूसरे कौशल यानी पढ़ने की बात करें, तो यहाँ पेडागोजी का एक बहुत बड़ा नियम सामने आता है। केवल अक्षरों को देखकर बोल देना पठन नहीं कहलाता। तो असली पठन क्या है? अगर कोई सिर्फ ध्वनियां निकाल रहा है लेकिन दिमाग में कोई चित्र नहीं बन रहा है, तो वो पढ़ नहीं रहा है, वो सिर्फ प्रतीकों को आवाज दे रहा है। असली पठन है अर्थ ग्रहण करना। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मान लीजिए एक क्लासरूम में दो बच्चे हैं। बताइए। एक बच्चा है जो किताब पढ़ रहा है, लेकिन वो थोड़ा अटक अटक कर पढ़ रहा है। वो शब्दों को जोड़ जोड़ कर धीरे धीरे पढ़ रहा है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि कहानी में क्या हुआ, तो वो पूरी कहानी का मतलब, उसका भाव एकदम सही सही बता देता है। ठीक है। वहीं दूसरा बच्चा है जो बिना एक बार भी अटके एकदम रोबोट की तरह फर्राटेदार पढ़ देता है। लेकिन कहानी खत्म होने पर उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि उसने क्या पढ़ा। समाज तो अक्सर उस फर्राटेदार पढ़ने वाले बच्चे को ही होशियार मानता है ना। तो पेडागोजी स्थिति को कैसे देखती है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पेडागोजी के अनुसार पठन में प्रवीणता का असली पैमाना केवल और केवल अर्थ समझना ही है। वो पहला बच्चा जो अटक रहा था लेकिन कहानी का भाव समझ गया, वो दूसरे बच्चे से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। सच में? ये तो एकदम उल्टी बात हो गई। हाँ, क्योंकि प्रवीणता का मतलब उच्चारण की गति या रेस जीतना नहीं है। प्रवीणता का मतलब है दिमाग का उन छपे हुए प्रतीकों को अर्थ में बदल पाना। समझ रहा हूं। जो बच्चा अटक रहा है वो असल में डिकोडिंग की संघर्षपूर्ण प्रक्रिया से गुजर रहा है और वो अर्थ तक पहुंच रहा है। जो फर्राटेदार पढ़ रहा है बिना समझे, वो भाषा का नहीं बल्कि सिर्फ अपनी वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब अगर अर्थ समझ आ रहा है तो अटकना कोई बड़ी समस्या नहीं है। वो प्रवाह या गति तो अभ्यास के साथ समय पर अपने आप आ जाएगी। मुख्य बात यह है कि इनपुट का अर्थ दिमाग तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। यदि अर्थ ग्रहण हो रहा है
तभी पठन सफल माना जाएगा। अब जब हमने जानकारी ग्रहण कर ली है, कहानी का अर्थ समझ लिया है, तो अगला स्वाभाविक कदम है उसे दुनिया के सामने व्यक्त करना। यानी अब हम अभिव्यक्तात्मक स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं, बोलना और लिखना। मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलने का मुख्य उद्देश्य है अपने विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखना, और इसका महत्व सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है। तो और क्या जुड़ा है इससे? बोलना सीधे तौर पर इंसान के आत्मविश्वास और उसकी सामाजिक पहचान से जुड़ा होता है। लेकिन बोलने का मूल्यांकन करना तो बहुत ही व्यक्तिपरक लगता है। मान लीजिए कोई बच्चा स्वभाव से बहुत शर्मीला है या इंट्रोवर्ट है, वो कक्षा में वाद विवाद या कविता पाठ में शायद सही से ना बोल पाए। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे भाषा नहीं आती। एक शिक्षक इस पक्षपात से कैसे बचता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। एक कुशल शिक्षक जानता है कि वो बच्चे की व्यक्तित्व का नहीं बल्कि उसकी भाषा क्षमता का मूल्यांकन कर रहा है। अच्छा। इसीलिए पेडागोजी कहती है कि बोलने के मूल्यांकन में व्याकरण की शुद्धता से ज्यादा ध्यान प्रवाह और स्पष्टता पर दिया जाना चाहिए। मतलब गलतियां करने पर टोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर कोई शिक्षक बोलते समय बच्चे की हर छोटी व्याकरण की गलती पर उसे टोकने लगे तो बच्चे के दिमाग में एक कॉग्निटिव फ्रीज पैदा हो जाता है। वो डर के मारे बोलना ही बंद कर देगा। हाँ, वो सोचेगा कि मैं कुछ बोलूंगा और सर डांट देंगे। सही कहा। इसलिए शिक्षक अंताक्षरी, चित्र वर्णन या किसी मनपसंद विषय पर बोलने जैसे अनौपचारिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चा बिना व्याकरण की चिंता किए सहजता से अपने विचार बाहर ला सके। भावों और विचारों को लिखित रूप में लाना दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा और थका देने वाला काम है। लेखन कौशल इतना जटिल इसलिए है क्योंकि इसके लिए दिमाग के कई अलग अलग हिस्सों को एक ही समय पर एक साथ काम करना पड़ता है। जैसे कौन कौन से हिस्से? इसमें मोटर स्किल्स जैसे हाथों की मांसपेशियों का नियंत्रण, विजुअल स्पेशल स्किल्स यानी आंखों से देखना और जगह का अनुमान लगाना, और लिंग्विस्टिक स्किल्स मतलब दिमाग में सही शब्द और विचारों का क्रम बनाना, ये सब एक साथ फायर कर रहे होते हैं। बाप रे! एक छोटे बच्चे के लिए ये किसी बड़े सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करने जैसा है। और शायद इसीलिए इसे सिखाने की विधियां भी इतनी विशिष्ट हैं। स्रोत में 3 बहुत ही खास विधियों का जिक्र है: मॉन्टेसोरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि और जैकेटार्ट विधि। लेकिन ये विधियां असल में काम कैसे करती हैं? मॉन्टेसरी विधि की बात करें तो हाँ, उसमें बच्चों को अक्षरों को छूकर सीखने को कहा जाता है। इसका क्या विज्ञान है? मॉन्टेसोरी विधि का पूरा विज्ञान टैक्टाइल मेमोरी या स्पर्श स्मृति पर आधारित है। इंसान की उंगलियों के पोरों में तंत्रिकाओं का बहुत घना जाल होता है। नर्व एंडिंग्स। बिल्कुल। जब एक बच्चा सैंडपेपर या खुरदुरी सतह पर बने अक्षर पर अपनी उंगली फेरता है तो वो केवल उसे देख नहीं रहा होता, वो स्पर्श के माध्यम से उस अक्षर की आकृति का एक बहुत मजबूत न्यूरल पाथवे अपने दिमाग में बना रहा होता है। क्या बात है! और पेस्टोलॉजी विधि, इसमें तो अक्षरों को छोटे छोटे अंगों या हिस्सों में तोड़कर सिखाया जाता है। हाँ, पेस्टोलॉजी विधि कॉग्निटिव लोड को कम करने का काम करती है। एक छोटे बच्चे के हाथ की मांसपेशियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं। उसे अचानक एक जटिल घुमावदार अक्षर जैसे क या ख बनाने को कहना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा है। सही बात है। शुरुआत में तो पेंसिल पकड़ना ही मुश्किल होता है। इसलिए पेस्टोलॉजी विधि में अक्षरों को सीधी रेखाओं, तिरछी रेखाओं और आधे गोलों में तोड़ दिया जाता है। बच्चा पहले लाइन खींचना सीखता है, फिर गोला बनाना। इससे मोटर स्किल्स पर दबाव कम पड़ता है। और तीसरी है जैकेटार्ट विधि, जिसमें बच्चे पूरे शब्द को देखकर वैसा ही लिखने का प्रयास करते हैं। ये शायद समग्र दृष्टिकोण है, जहां बच्चा एक एक अक्षर नहीं बल्कि पूरे शब्द की एक विजुअल इमेज कॉपी कर रहा होता है। एकदम सही। ये सभी तरीके दिखाते हैं कि लिखना सिर्फ पेन पकड़ना या स्याही गिराना नहीं है, ये एक बहुत गहरी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। और अगर हम इसके मूल्यांकन की बात करें तो यहां भी स्रोत सामग्री एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ती है। अक्सर समाज में ये माना जाता है कि जिसकी लिखावट सुंदर है, मोतियों जैसी है, उसका लेखन कौशल बहुत अच्छा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन पेडागोजी के अनुसार सुंदर लिखावट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है शुद्ध वर्तनी, यानी स्पेलिंग, विचारों का क्रम और सबसे बढ़कर मौलिकता। लिखावट तो केवल एक बाहरी आवरण है। असली मूल्यांकन इस बात का होता है कि दिमाग अपने विचारों को किस तरह पिरोकर एक नया अर्थ पैदा कर सकता है। मौलिकता की जांच के लिए स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प तरीका बताया गया है: अधूरी कहानी पूरी करना।
ये बहुत कारगर तरीका है। जब एक शिक्षक किसी बच्चे को एक आधी अधूरी कहानी देता है कि एक जंगल में एक शेर सो रहा था, तभी वहां एक और कहता है कि इसे पूरा करो। यहाँ शिक्षक ये नहीं देख रहा है कि बच्चे ने पूर्ण विराम सही लगाया है या नहीं। बिल्कुल नहीं। वो बच्चे की सोच की दिशा, उसकी कल्पनाशीलता और उसके विचारों की उड़ान को परख रहा है। ये सच में अभिव्यक्ति का चरम रूप है। ये इस बात का प्रमाण है कि बच्चा भाषा के नियमों को केवल दोहरा नहीं रहा है, बल्कि उन नियमों का इस्तेमाल करके अपनी खुद की एक नई दुनिया रच रहा है। इन स्रोतों के अंत में जो गोल्डन रूल्स दिए गए हैं, वो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। हम इन गोल्डन रूल से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और सीखने की किसी भी प्रक्रिया के बारे में क्या समझ सकते हैं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो पहला नियम यही कहता है कि अर्थ ग्रहण सर्वोपरि है। चाहे जिंदगी में कोई भी नया कौशल सीखा जा रहा हो, अगर केवल चीजों को रटा जा रहा है और उनका अर्थ नहीं समझा जा रहा है, तो वो ज्ञान पूरी तरह से व्यर्थ है। मतलब तोते की तरह रटना किसी काम का नहीं। एकदम सही। शुद्ध उच्चारण और अर्थ ग्रहण की लड़ाई में जीत हमेशा अर्थ की ही होनी चाहिए। और दूसरा नियम है एकीकृत दृष्टिकोण या इंटीग्रेटेड अप्रोच। जिस तरह से भाषा के चारों कौशल एक साथ काम करते हैं, कोई भी कौशल आइसोलेशन में काम नहीं करता, ठीक वैसे ही असल जिंदगी में भी ज्ञान के अलग अलग हिस्से आपस में जुड़े होते हैं। बिल्कुल। और तीसरा नियम, जो शायद मनोविज्ञान के नजरिए से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, त्रुटियां यानी गलतियां स्वाभाविक हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। पारंपरिक सोच में गलतियों को एक बाधा या एक पाप की तरह देखा जाता है, जिस पर लाल पेन चला दिया जाता है। लेकिन पेडागोजी कहती है कि गलतियां असल में सीखने का हिस्सा हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज अक्सर गलतियां करने पर सजा देता है। तो गलतियां मददगार कैसे हो सकती हैं? देखिए, गलतियां एक खिड़की की तरह है, जिससे एक शिक्षक या कोई भी मार्गदर्शक सीखने वाले के दिमाग में झांक सकता है। अच्छा, वो कैसे? जब कोई बच्चा कोई व्याकरण की गलती करता है, तो वो बेवकूफ़ी नहीं कर रहा होता। वो अक्सर किसी एक नियम को किसी दूसरी जगह ओवर अप्लाई कर रहा होता है। मतलब वो खुद से पैटर्न बना रहा है। बिल्कुल। वो अपने दिमाग में भाषा के नियम बना रहा है और उन्हें टेस्ट कर रहा है। शिक्षा का मूल उद्देश्य कभी भी इंसान की गलतियों को पकड़ना या उसे नीचा दिखाना नहीं रहा है। सही कहा। शिक्षा का असली उद्देश्य है स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना जहां इंसान अपने विचार बिना किसी डर या झिझक के रख सके। गलतियां इस बात का सबूत हैं कि कुछ नया करने की कोशिश हो रही है, कि दिमाग सक्रिय है और सीखने की प्रक्रिया जिंदा है। बिल्कुल 100% सही। ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है, जहां वो साधन, क्लास का वातावरण और बच्चे की अपनी मानसिक स्थिति, ये सब कुछ एक साथ काम करता है। और अगर इकोसिस्टम की बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे बुनियादी उपकरणों से होती है ना? हाँ। क्लासरूम, किताबें, चौक, जिन्हें पेडागोजी की तकनीकी भाषा में अध्यापन अधिगम सामग्री कहते हैं। हाँ, या फिर शॉर्ट में TLM, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। TLM सही। अब स्रोत सामग्री में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका को लेकर एक बहुत ही गहरी बहस छेड़ी गई है। हाँ, वो साधन बनाम साध्य वाली बहस। बिल्कुल वही, साधन बनाम साध्य। इसे समझने के लिए एक साधारण सी सीढ़ी का उदाहरण लेते हैं। सीढ़ी का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है इस पर, है ना? मान लीजिए किसी इमारत की छत पर जाना है। छत तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सीढ़ी केवल एक साधन है, मतलब एक टूल है। सही बात है। कोई भी समझदार व्यक्ति उस सीढ़ी के ऊपर अपना घर तो नहीं बनाता। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मंजिल नहीं है, वो सिर्फ एक रास्ता है। ठीक इसी तरह पेडागोजी ये स्थापित करती है कि पाठ्य पुस्तक सिर्फ ज्ञान तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। वो हमारा अंतिम लक्ष्य या साध्य नहीं है। ये सीढ़ी वाला रूपक इस पूरी अवधारणा की एकदम सटीक व्याख्या करता है। अगर हम पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को देखें तो उसकी सबसे बड़ी विफलता यही रही है कि उन्होंने सीढ़ी पर ही घर बना लिया। बिल्कुल, उन्होंने पाठ्य पुस्तक को ही मंजिल मान लिया। एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि अगर किताब का आखिरी पन्ना पढ़ लिया गया तो बस शिक्षा पूरी हो गई। हरी दुनिया से जोड़ना है, बच्चे के वास्तविक जीवन और समाज से जोड़ना है। मतलब किताब से बाहर निकलना होगा। हाँ, तो अगर परीक्षा में कोई उलझाने वाला प्रश्न सामने आता है कि शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का स्थान क्या है, हाँ। तो स्रोत सामग्री के अनुसार इसका एकमात्र सही उत्तर यही है कि ये केवल ज्ञान प्राप्त करने के कई आधारों में से एक आधार मात्र है।
ये सर्वस्व नहीं है। कि इस पूरी व्यवस्था को तो हमने समझ लिया। अब उस उपकरण की ओर बढ़ते हैं जो कोई स्कूल या सरकार प्रदान नहीं करती। ये कौन सा उपकरण है? यह वो संसाधन है जो बच्चा अपने घर से, अपने परिवेश से, अपने साथ कक्षा में लेकर आता है। अच्छा, उसकी अपनी मातृभाषा। हाँ, बहुभाषिकता या मल्टीलिंगुअलिज्म ये पूरी पेडागॉजी का शायद सबसे अधिक संवेदनशील और साथ ही सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और स्वाभाविक सवाल खड़ा होता है। हाँ, पूछिए। मान लीजिए भारत जैसे अत्यधिक विविधता वाले देश के एक स्कूल की कल्पना करते हैं। ठीक है। एक कक्षा में 40 बच्चे बैठे हैं। बिल्कुल। उनमें से 5 भोजपुरी बोलते हैं, 10 अवधी बोलते हैं, कुछ पंजाबी बोलते हैं और बाकी खड़ी बोली या अंग्रेजी के अभ्यस्त हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारी कक्षाओं में। तो एक आम नजरिए से देखा जाए तो ये स्थिति कक्षा में भयंकर शोरगुल, कंफ्यूजन और अराजकता पैदा करेगी, है ना? ऐसा लग सकता है। एक शिक्षक के लिए तो ये सिलेबस पूरा करने में एक बहुत बड़ी बाधा होनी चाहिए। अलग अलग भाषाओं का ये टकराव एक समस्या क्यों नहीं है? देखिए, ये जो आपका सवाल है ना, ये हमारी पारंपरिक सोच की जड़ पर वार करता है। हाँ। और पेडागॉजी यहीं पर अपना सबसे बड़ा आहा मोमेंट देती है। आहा मोमेंट वो कैसे? क्योंकि आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा में बहुभाषिकता कभी भी बाधा, समस्या या बोझ नहीं होती। अच्छा। स्रोत सामग्री इस बात पर विशेष जोर देती है कि बहुभाषिकता एक बहुत बड़ी पूंजी यानी एसेट है। एसेट? हाँ, और एक अनमोल संसाधन यानी रिसोर्स है। भाषा केवल बात करने का एक उपकरण नहीं है। तो फिर क्या है? यह दुनिया को देखने और सोचने का एक पूरा चश्मा है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। जब एक कक्षा में विभिन्न भाषाओं के बच्चे एकत्र होते हैं तो वे केवल अलग अलग शब्द नहीं लाते। हाँ। वे अपने साथ अलग अलग संस्कृतियां और सोचने के विविध तरीके लेकर आते हैं। ओहो, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो टकराव है या शोरगुल है, वो एक संसाधन में कैसे बदल जाता है? इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार है क्या? बिल्कुल है। इसका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ संज्ञानात्मक लचीलापन यानी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में सामने आता है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी मतलब दिमाग का लचीला होना। एकदम सही। जब एक बच्चा देखता है कि जिसे वो पानी कहता है, हाँ। दूसरा बच्चा उसे जल कहता है, तीसरा नील और चौथा वाटर कहता है, तो उसके मस्तिष्क में एक बहुत गहरी समझ विकसित होती है। वो ये समझ जाता है कि एक ही वस्तु को व्यक्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। अरे वाह, मतलब उसका दिमाग किसी एक शब्द का गुलाम नहीं रहता। तो कमाल की बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा इसका एक बहुत गहरा सामाजिक प्रभाव भी है। सामाजिक प्रभाव यानी? सामाजिक सहिष्णुता। सोशल टॉलरेंस। एकदम सही। मतलब जब बच्चे एक दूसरे की भाषाओं के शब्दों को कक्षा में सम्मान पाते हुए देखते हैं, तो वे अवचेतन रूप से एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना सीख जाते हैं। बिल्कुल। और अगर शिक्षक कक्षा में सभी बोलियों को जगा देता है तो हर बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। हाँ, उसे लगता है कि उसकी पहचान को स्वीकार किया जा रहा है। सही कहा। इसका मतलब ये है कि बच्चे की घर की भाषा शिक्षक के लिए सिलेबस पूरा करने में कोई अड़चन नहीं है, बल्कि वो संज्ञानात्मक विकास का एक बेहतरीन औजार है। बिल्कुल। और परीक्षा के नजरिए से भी यह एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश है। वो क्या? जहां भी विकल्पों में बहुभाषिकता को संसाधन, पूंजी या सीखने का अवसर कहा जाए, वो उत्तर हमेशा सही होगा। ये तो बहुत बढ़िया टिप है। और ये एक समावेशी वातावरण का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण भी है ना? बिल्कुल। जहां विविधता को दबाया नहीं जाता बल्कि उसका जश्न मनाया जाता है। चलिए, बेहतरीन उपकरणों और बहुभाषी माहौल के इस आदर्श परिदृश्य के बाद यथार्थ ये है कि हर कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीखने की गति में पिछड़ जाते हैं। ओह हाँ, ये तो हर क्लास की सच्चाई है। और यहीं पर इस चर्चा का वह हिस्सा शुरू होता है जहां शिक्षक को एक शैक्षिक डॉक्टर का एप्रन पहनना पड़ता है। डॉक्टर, हाँ, निदान और उपचार, डायग्नोसिस और रेमेडी। बिल्कुल। शिक्षण की प्रक्रिया का ये सबसे चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारी भरा चरण होता है। स्रोत सामग्री में इस पूरी प्रक्रिया को याद रखने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिक का जिक्र है। अच्छा, कौन सी ट्रिक? द डॉक्टर ट्रिक। ये अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है, जहां एन हमेशा यू से पहले आता है। ओहो, एन और यू। हाँ, बिना एन से गुजरे यू तक नहीं पहुंचा जा सकता। पेडागॉजी के संदर्भ में एन का अर्थ है निदान यानी डायग्नोसिस। ना से नजर डालना। हाँ,
बिल्कुल, समस्या या बीमारी का पता लगाना। और यू का अर्थ है उपचार यानी रेमेडी। उसे उपाय करना, उस समस्या को दूर करने की दवा देना। क्या बात है। ये ट्रिक याद रखने के लिए जितनी सरल है, कक्षा के भीतर इसका कार्यान्वयन उतना ही जटिल होता है। हाँ, मतलब क्लासरूम में से लागू करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, इस शैक्षिक निदान को एक असली डॉक्टर के काम से जोड़कर देखना बहुत मददगार होता है। अच्छा, अगर हम मेडिकल जगत का ही उदाहरण लें तो हमारे पास 2 तरह के टेस्ट होते हैं। हाँ, एक होता है थर्मोमीटर से बुखार नापना। ये टेस्ट सिर्फ इतना बताता है कि शरीर का तापमान ज्यादा है, मरीज बीमार है। सही बात है। हमारी सामान्य स्कूल परीक्षाएं या रिपोर्ट कार्ड उसी थर्मोमीटर की तरह होते हैं। वे सिर्फ ये बताते हैं कि बच्चे के अंक कम आए हैं या वो फेल हो गया है। बिल्कुल, वो बीमारी की जड़ नहीं बताते, है ना? लेकिन एक डॉक्टर सिर्फ बुखार जानकर दवा नहीं देता, वो MRI या ब्लड टेस्ट करवाता है ताकि बीमारी की असली जड़ का पता चल सके। बहुत उम्दा उदाहरण है ये। शिक्षा में जो निदानात्मक परीक्षण होता है वो ठीक उसी MRI मशीन की तरह काम करता है। इसका उद्देश्य कभी भी छात्र को अंक देना या उसे पास फेल घोषित करना नहीं होता। तो फिर इस शैक्षिक MRI का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य लर्निंग गैप्स या सीखने में आ रही कठिनाइयों को बारीकी से खोजना होता है। मतलब कहाँ कमी रह गई है? हाँ, शिक्षक यहाँ एक जासूस की तरह काम करता है। वो ये जानने का प्रयास करता है कि बच्चा गलती कहाँ और क्यों कर रहा है। जैसे कि क्या उसे व्याकरण के नियम समझ नहीं आ रहे, क्या वो पढ़ते समय शब्दों को छोड़ देता है, या फिर उसकी मातृभाषा का प्रभाव उसके उच्चारण पर पड़ रहा है। जब तक इन कमियों की सटीक पहचान नहीं हो जाती तब तक इलाज नहीं हो सकता। बिल्कुल, तब तक आगे की कोई भी प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती। और एक बार जब इस निदानात्मक परीक्षण से समस्या की जड़ सामने आ जाती है तब शुरू होती है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया, जिसे हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। हाँ, यहाँ स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि हर बीमारी की दवा एक जैसी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। शिक्षक को स्थिति और समस्या की गंभीरता के अनुसार उपचार की विधि चुननी पड़ती है। सही कहा। उपचारात्मक शिक्षण की विधियों का चयन बहुत ही रणनीतिक होता है। वो कैसे? उदाहरण के लिए व्यक्तिगत विधि को लेते हैं, इंडिविजुअल मेथड। अच्छा, मान लीजिए किसी कक्षा में एक विशेष छात्र को श मतलब शलगम वाले श और स मतलब सपेरा वाले स के उच्चारण में हमेशा भ्रम होता है। हाँ, ये बहुत आम समस्या। ये एक विशिष्ट भाषाई दोष है। अब ऐसे मामले में पूरे क्लासरूम को एक साथ बैठाकर पढ़ाने से उस बच्चे की समस्या हल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, बाकियों का समय और खराब होगा। हाँ, शिक्षक को उस बच्चे के लिए अलग से समय निकालना होगा, उसे व्यक्तिगत रूप से अभ्यास कराना होगा। इसके विपरीत सामूहिक विधि या ग्रुप मेथड तब काम आती है जब समस्या किसी एक छात्र की ना होकर पूरी कक्षा की हो। ओह हाँ, उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम लक्ष्य केवल किसी तरह सिलेबस को खत्म करना नहीं है। तो असली लक्ष्य क्या है? इसका असली मनोवैज्ञानिक लक्ष्य है उन पिछड़े हुए छात्रों के खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाना। उन्हें मुख्य धारा में लाना। हाँ, और उन्हें कक्षा के मुख्य प्रवाह से जोड़ना। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक बच्चा उस विशिष्ट कौशल को पूरी तरह से सीख नहीं लेता। यहीं पर स्रोत सामग्री में दिए गए बाल केंद्रित शिक्षा के कीवर्ड्स काम आते हैं। हाँ, कीवर्ड्स। लेकिन देखिए, ये कीवर्ड्स केवल तुक्का मारने की कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। अच्छा, अगर इन्हें ध्यान से समझा जाए तो ये पूरी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आत्मा है। इन्हें 2 स्पष्ट श्रेणियों में बांटा जा सकता है, नकारात्मक और सकारात्मक शब्द। तो नकारात्मक शब्दों से शुरुआत करते हैं। ठीक है। स्रोत के अनुसार अगर किसी भी विकल्प में रटना, कंठस्थ करना या याद करना लिखा है तो वह विकल्प तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, रटना ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि ये समझ विकसित किए बिना सूचनाओं को केवल रद्दी की तरह दिमाग में भरता है। सही बात है। इसी तरह दंड देना या डांटना भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। शिक्षा अब तानाशाही के दौर से बाहर आ चुकी है। और पता है, दंड के खिलाफ इस कड़े रुख का एक बहुत ठोस न्यूरोलॉजिकल कारण भी है। वो क्या? जब कोई बच्चा डर या तनाव के माहौल में होता है तो उसके मस्तिष्क का वो हिस्सा जो रचनात्मक सोच और तार्किक समझ के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, हाँ। वो काम करना बंद कर देता है। बाप रे। डर के कारण बच्चा शांत होकर बैठ तो सकता है लेकिन वो कुछ भी नया सीख नहीं सकता। ये तो बहुत खतरनाक बात है। बिल्कुल। इसके अलावा
विकल्पों में केवल, मात्र, ही जैसे शब्दों का प्रयोग या शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तक केंद्रित बताना, ये भी नकारात्मक कीवर्ड्स हैं। क्योंकि ये बच्चे की सोच और उसके दायरे को बहुत सीमित कर देते हैं ना। एकदम सही। दूसरी ओर सकारात्मक शब्द वे हैं जो सही उत्तर की ओर सीधा रास्ता दिखाते हैं। जैसे कि जैसे अवसर देना, प्रोत्साहित करना, विविधता का सम्मान और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। इन सकारात्मक शब्दों के पीछे का मनोविज्ञान ये है कि ये सभी बाल केंद्रित इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड इकोसिस्टम। हाँ, इस इकोसिस्टम में शिक्षक या सिलेबस मुख्य नहीं है, बल्कि बच्चा सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। परीक्षा में सही विकल्प हमेशा वही होता है जो बच्चे को सवाल पूछने की आजादी देता है, जो उसकी मातृभाषा को सम्मान देता है। बिल्कुल, और जो उसे खुद करके सीखने, मतलब लर्निंग बाय डूइंग का मौका देता है। स्रोत सामग्री में दिए गए उस बेहद ऊर्जावान और सटीक मंत्र के साथ इस चर्चा के मुख्य भाग को हम इस तरह याद रख सकते हैं। ओह, कौन सा मंत्र? निदान से जानो, उपचार से सुधारो, भाषा को संसाधन मानो और रटने को मारो। वाह, क्या बात है। तो इसी जोश और स्पष्टता के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए। याद रखिए, कॉन्सेप्ट्स को रटना नहीं, उनकी कहानी को समझना है। यही आपकी सफलता की कुंजी है। एग्जाम प्लस की पूरी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली बार एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक की गहरी पड़ताल के साथ।